So hello मेरे प्यारे बच्चों, welcome to the session. This side your physics mentor Vibhav SSP, and in this class we will be discussing the entire part. We'll try to cover the entire, not entire, but a 50% portion of the semiconductor in this lecture. बहुत ही फेवरेट चैप्टर है मेरा बच्चा, बहुत मज़ा आता है एंड कम्प्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है. मार्केट में इसका बहुत भौकाल है, लेकिन हम जिसको जिस तरीके से पढ़ाएंगे आपको आनंद ही आनंद आएगा, मज़ा आएगा. जितना ध्यान से सुनोगे ना अभी के अभी ये चैप्टर पूरा याद हो जाएगा. ठीक है. सो हेलो बेटा गुरप्रीत, हरजीत, सुहेल, अभिषेक एंड ऑल माय बच्चा पार्टी, वेरी गुड इवनिंग. आई होप आई एम ऑडिबल हूँ बच्चा, तो एक बार चैट में लिख दो. ठीक है. तो बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस. कुछ गिने चुने टॉपिक हैं इस पर से लगातार आ रहे हैं, और वो उसमें कैसे लिखना है, क्या करना है, वो मैं सब आपको सिखाता हूँ. वेल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इस चैप्टर का वेटेज बेटा 7 मार्क्स का है. कितने का है? 7 मार्क्स. मतलब बड़ा चैप्टर है ये, बहुत प्यारा चैप्टर है. कहानी इतनी प्यारी से सुनोगे जितना बढ़िया से क्लास में ही याद हो जाएगा. ठीक है. इन 7 मार्क्स में से जो सबसे प्राइम टॉपिक हैं, जहाँ से अपने को थ्योरी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, इनफैक्ट बहुत ना के बराबर है, सब थ्योरी है. और वो है बेटा सबसे पहले एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, नंबर 1. नंबर 2 है आपका पीएन जंक्शन डायोड. अभी रिसेंट ईयर के पेपर में आप देखोगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर आया था. हाफ वेव रेक्टिफायर और सारी की सारी कहानियाँ एक पर बेस्ड हैं. अगर आप हाफ वेव पढ़ लोगे तो फुल वेव आ जाता है समझ में. अगर एन टाइप पढ़ लेते हो बेटा तो फिर पी टाइप समझ में आ जाता है. उसके बाद हम चलें तो फिर बायस्ड, रिवर्स बायस एंड बच्चा फॉरवर्ड बायस. तो ये वो टॉपिक हैं बच्चा जहां से आपके 7 मार्क्स कवर होंगे. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ दिस सेमीकंडक्टर. अब इस सेमीकंडक्टर में जो हमें सबसे पहली चीज समझनी है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स. थोड़ी सी चर्चा ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आया था जब हम मोबिलिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि करंट किसकी वजह से बनता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. लेकिन किसी भी कंडक्टर में से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है तो वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट होती है, उसी को हम होल बोलते हैं. बट मैंने कहा कंडक्टर, गलत. चैप्टर का नाम क्या है? सेमीकंडक्टर. बेसिक बात जो अपने को आनी चाहिए, बेसिक बात में बताइए बेटा, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट कैन मेक अ करंट. बट इंसुलेटर्स आर दोज जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसके अंदर कंडक्टिविटी काम नहीं करती है. बट सेमीकंडक्टर वो होता है जो कंडक्ट भी करता है, बट कंडक्टर जितना बेहतर नहीं करता, लेकिन इंसुलेटर से बेहतर करता है. क्योंकि इंसुलेटर तो बिल्कुल भी ना के बराबर करता है, राइट. सेमीकंडक्टर बहुत स्पेशल इसलिए क्योंकि आज मेरे हाथ में ये जब काउंटर है, मैं माइक लगाया हूँ, फिर ये कैमरा मेरे सामने रखा हुआ है, मैं जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ आप तक पहुँच पा रहा है. फिर ये हमारे सामने एसी की रिमोट है, ये मेरे डिजिटल बोर्ड की रिमोट है. फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, मेरे बाइक के अंदर लगा हुआ ये सेल है, बटन सेल इसको कहते हैं बच्चा, ये वाला जो आप देख रहे हो, जो रिमोट में, टॉर्च लाइट में इस्तेमाल होता है. हर जगह पे जहाँ जहाँ पर भी सर्किट है ना, उन तमाम सर्किट में जो चिप लगी होती है वो इसी की बनी होती है. किसकी बनी होती है? सेमीकंडक्टर की. सेमीकंडक्टर का पूरे दुनिया भर में इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहीं हो रहा है तो वो चाइना के जगह के पास में ताइवान करके जगह है, वहाँ पर होता है. वहीं पर सेमीकंडक्टर के चिप बनते हैं. बट इंडिया में होपफुली बहुत जल्द गुजरात में धानुका करके कोई जगह है, गुजरात में मोदी जी का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. होपफुली अगर वो आ गया तो इंडिया ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़े मार्केट पर बन जाएगा. क्योंकि सेमीकंडक्टर आईफोन में लगा, मतलब कोई भी फ़ोन, आईफोन छोड़ी दो भाई, मतलब बिना सर्किट के, बिना चिप के आप कुछ बना ही नहीं सकते आज के टाइम में, है ना. ये डिजिटल बोर्ड जो पैनल देख रहे हो आप, ये भी चाइना से ही बन गया है. सब चीज़ चाइना से बन रहा है क्योंकि चाइना का पूरा प्रोडक्शन ताइवान के पास है. लेकिन अब इंडिया धीरे धीरे कोशिश कर रहा है और इसीलिए अमेरिका जलता है कि कहीं इंडिया में अगर सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लग गई तो एक तो हम लोग हैं 140-150 करोड़ लोग, जॉब के जॉब मिलेंगे, और जो लेवल पे प्रोडक्शन होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा. मतलब आई जस्ट वांटेड टू टेल कि दिस इज द खास बात ऑफ सेमीकंडक्टर. इसके बिना दुनिया अधूरी है. कुछ भी असंभव, मतलब कुछ भी संभव नहीं है. आज चीज़ें जो भी नॉर्मली हो पा रही हैं वो इसी की वजह से होती है. कंप्यूटर के जो पैनल्स हैं, कुछ भी ले लो आप, वो सब में सेमीकंडक्टर है. तो सर सेमीकंडक्टर अच्छा है ये हम समझ गए, लेकिन इसमें ससुरी ऐसी क्या खास बात होती है कि बहुत अच्छा होता है? वाई दिस इज़ वेरी स्पेशल? तो इसकी स्पेशल बात सुन लीजिए बच्चा.
कोई आपसे कभी पूछ ले कि स्पेशल क्यों है, मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रहा है वो इसी पर बेस्ड है बच्चा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। तो ये स्पेशल इसलिए होता है, सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जनरली हम सब बोलते हैं यार ओम का लो जो होता है V प्रोपोर्शनल टू I होता है। व्हाट डू यू मीन बाय V प्रोपोर्शनल टू I? वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। अच्छा, करंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज पर या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यू डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर कंट्रोल। क्योंकि वोल्टेज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन भागा तो करंट बढ़ गया। क्या तुम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर पा रहे हो? नहीं। क्या तुम इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन रुक जा, वोल्टेज बढ़ रहा है तू रुका रहे? वो हम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी पर पकड़ नहीं है। लेकिन एक चीज में पकड़ है, सेमीकंडक्टर यहीं पर मार दे देता है सबको। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है बच्चा, इस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को तुम कंट्रोल कर सकते हो। मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को घटा सकते हो, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकते हो, वोल्टेज के बढ़ने पर तुम उसको पकड़ के रख सकते हो। सरल भाषा में समझा रहा हूं, तुम जाके पकड़ नहीं लोगे, ठीक है, बट यू कैन हैव अ फुल कंट्रोल। दिस इज द रीजन why semiconductor is so special, because with the help of semiconductor you can create different purpose of the appliance। जैसे LED का नाम सुना है, दिवाली अभी भी गई है। LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, चुकचुकिया लाइट जिसको बोलते हैं, वो भी सेमीकंडक्टर की देन है। मतलब सेमीकंडक्टर में क्या खास बात होता है कि तुम बहुत सारे अलग अलग चीजें बना सकते हो। और वो कैसे बना सकते हो? बिकॉज यू हैव दैट फुल कंट्रोल ऑन व्हाट, एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक चर्चा थी। अब ये जो आपके चैप्टर का पहला टॉपिक आएगा, MCQs थ्योरी सब बन सकता है बच्चा, इसलिए ध्यान से सारे मुद्दे को लिखना। तो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स को भी समझने से पहले हम थोड़ा सा सिलिकॉन एज अ डायमंड क्रिस्टल के बारे में समझते हैं। सिलिकॉन को ना डायमंड की कंस्ट्रक्शन या डायमंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लेवल का कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिलिकॉन बहुत ही खूबसूरत आदमी है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, और सिलिकॉन की खास बात क्या है कि सिलिकॉन के अंदर पहले में 2 बैठते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 4। इसको क्या कहते हैं बच्चों? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक नंबर, कन्फिग्रेशन नंबर। पहले में 2 ऑर्बिट, दूसरे में 8 ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6, आगे बताओ 3s2 एंड देन 3p2। एस ऑर्बिट में कितने बैठ सकते हैं? फुल भरा हुआ है। दूसरे वाले में भी कितने बैठ सकते हैं? भरा हुआ है। पी में 6 बैठ सकते हैं, भरा हुआ है। एस में 2 भरा हुआ है, लेकिन ये खाली है। यही रीजन है कि सिलिकॉन के पास 4 और लोगों की वैलेंसी है। यही रीजन है कि सिलिकॉन खुद के जैसे 4 और सिलिकॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाता है, दोस्ती करता है। और इस बॉन्ड का नाम है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस इज द रीजन व्हाई सिलिकॉन इज नोन एज टेट्रावैलेंट एटम। व्हाई वी आर सेइंग टेट्रावैलेंट एटम? क्योंकि सिलिकॉन अपने जैसे कितने सिलिकॉन के साथ जुड़ा है? 4। ठीक है। तो सिलिकॉन बहुत खास इसलिए होता है क्योंकि ऐसी ऐसी डिट्टो जो कंस्ट्रक्शन होती है, ऐसा डायमंड में देखने को मिलता है कि डायमंड में भी बीच में कार्बन रहता है और बाकी सब आसपास इधर 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 होते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं सिलिकॉन एज अ डायमंड क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन। सवाल बन सकता है कि सिलिकॉन डायमंड जैसा क्यों है? आप लिखेंगे कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। पहले में 2 बैठ सकता है, दूसरे में 8 बैठ सकता है, तीसरे में 4 बैठ सकता है। यहीं से पता चल जाता है कि ये टेट्रा है। लेकिन आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, लिखना चाहिए, क्योंकि उसी का मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ से पता चला कि 4 और ले सकता है। तो सिलिकॉन अपने जैसे 4 सिलिकॉन के साथ क्या करता है? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना देता है, जुड़ जाता है। और ऐसे और जितने सिलिकॉन है सब ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। सब जगह पर ये क्रिस्टल है, आगे बढ़ता चला जाएगा। हम तो सिर्फ 4 बना करके सोचते हैं, लेकिन ये ऐसे पूरा क्रिस्टल है। क्रिस्टल में कितने भी एटम हो सकते हैं, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ये इधर ऐसे और एक सिलिकॉन, ऐसे लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में? तो बेसिकली ये है सिलिकॉन एज अ डायमंड क्रिस्टल। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब नंबर 2 पर चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ होल।
अगर आप इसी सिलिकॉन के क्रिस्टल के बारे में सोचो तो सिलिकॉन कितने लोगों के साथ जुड़ा है बच्चा? 4। हर एक सिलिकॉन 4 4 के साथ जुड़ा है। क्या 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 शेयर करता है? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। अब जरा सोच करके देखो कि अगर मैं इस पूरे क्रिस्टल को 0 डिग्री केल्विन पर इमेजिन करूं तो क्या 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री है बच्चा? यह सब अपने घर में है, सब घर में है। कौन सा घर का नाम क्या है? ये घर का नाम क्या है? बॉन्ड। क्या नाम है इस बॉन्ड का? कोवेलेंट बॉन्ड। एट 0 केल्विन टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, इट विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। हाउ कैन आई से दैट? फ्री नहीं है, करंट बना नहीं सकता, इसीलिए इंसुलेटर है। बन गया एमसीक्यू कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर इट विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। तो अब अगर मैं रूम टेम्परेचर समझूं कि भैया 0 नहीं है, चलो रूम टेम्परेचर है, तो तापमान के बढ़ने से इसको एक एनर्जी मिलती है, इसको थर्मल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। 3/2 kBT। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? थर्मल काइनेटिक एनर्जी। वेयर T इज टेम्परेचर, KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो रूम टेम्परेचर मिलते ही उसको थर्मल काइनेटिक एनर्जी मिली, एंड बिकॉज ऑफ दिस थर्मल काइनेटिक एनर्जी ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। वैसे भी एटम को थोड़ा सा तापमान मिले तो एटम अपनी जगह पे बैठा नहीं होता, वाइब्रेशन करता है। तो ये वाइब्रेशन करने लगा, कौन? पूरा कोवेलेंट बॉन्ड वाइब्रेशन करने लगा। तो अगर वाइब्रेशन होगा तो क्या बॉन्ड्स टूट जाएंगे? ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप ऑफ बॉन्ड्स। आप सोच के देखो, अगर ब्रेक हो गए हैं बॉन्ड्स तो क्या फ्री में आपको मिल जाएगा? बॉन्ड्स टूटेगा तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, ये फिचुक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर एक स्पेस आ गई। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, फिचुक, यहाँ पर एक स्पेस आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, खराब हो गई? पहले तुम शांति से थे तो तुम स्टेबल थे, अब कोई आकर के तुमको छेड़ा, तुम गुस्सा हो गए, तो तुम नाराज हो गए ना, तुम अनस्टेबल हो गए। तो ये पूरा क्रिस्टल क्या चाहेगा कि मैं फिर से पहले जैसा सेट हो जाऊं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उड़ करके किसी और जगह पर गया, ये इलेक्ट्रॉन कहीं और गया, वैसे ही ये जो होल है, ये जो वैकेंसी है, इसका काम क्या होगा? वैकेंसी क्रिएटेड, एंड ये जो वैकेंसी है बच्चा, ये वापस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करती है। किसको ट्रैप करेगा? क्यों करेगा? उसको वापस स्टेबल होना है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया वो किसी और के घर में घुस जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था उसके घर में कोई और आ जाएगा, लेकिन सब कुछ फिर से किस में हो जाएंगे? बॉन्ड में हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी वापस आ गई। तो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकला उसके बाद इलेक्ट्रॉन आया, मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो इससे आकर्षित हुआ कि नहीं हुआ? आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है या यहाँ खाली जगह है, वो वास्तविकता में उसका जॉब क्या है? इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करना, यानी अट्रैक्ट करना। दैट्स वाई दिस वैकेंसी विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव पार्टिकल, बट इट इज नॉट अ रियल पार्टिकल। असर्शन रीजन का सवाल। ये कोई होल, कोई पार्टिकल नहीं प्रोटॉन जैसा, हाँ, बट उसका नेचर ऐसा है कि वो प्रोटॉन जैसा बिहेव जरूर कर रहा है कि मैं पॉजिटिव हूं क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन को बुला रहा हूं, बट ये कोई पार्टिकल नहीं है। तुम ऐसा समझो कि अगर ये सिलिकॉन था तो उसमें से यहाँ से एक निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक जगह बच गई है, वही जगह को हम होल कह रहे हैं। होल अलग से मार्केट में घूम नहीं रहा, होल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट है। कहाँ है वो? एटम में है। इलेक्ट्रॉन जहां से निकल गया वहीं पर एक होल है, और उस होल का काम क्या हो? ज्यादा देर तक होल रहता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जस्ट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। तो बेटा ये आ सकता है 2 मार्क्स में। तो चलो थ्योरी अभी की अभी याद होनी चाहिए। सबको याद हुई? हाँ ना बोलो। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करता है? इंसुलेटर। क्यों सर? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? अब जैसे ही रूम टेम्परेचर के बारे में सोचो, क्या हुआ? वाइब्रेशन। क्यों आया? बिकॉज ऑफ 3/2 kBT। टेम्परेचर के मिलने से वाइब्रेशन आया, वाइब्रेशन के मिलने से बॉन्ड हिला, बॉन्ड के हिलने से टूटा, तो क्या मिला?
इलेक्ट्रॉन, तो क्या निकला? होल। उसका काम क्या है? हाँ, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, सही है। हाँ, होल निकला, इलेक्ट्रॉन मिला, सही है। होल मिला, ठीक है। तो होल मिला, इलेक्ट्रॉन निकला, और उस होल का काम क्या? वापस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करना। ठीक, इसीलिए किसकी तरह बिहेव करेगा? तो पानी का बोतल लिया ना। यस, इट विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव पार्टिकल, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ पॉजिटिव रियल पार्टिकल। पानी है उसमें? मैं ले लूंगा, ला रखते। ठीक है, तो बेटा इतना एक बार रीड करो। तुम्हें मेरी बात समझ में है? आ गई? बेटा आया क्या सबको? ऑनलाइन वाले मेरे लाल बाल गोपाल। चलो बच्चों, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। तीसरा, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। यानी सेमीकंडक्टर में कंडक्शन, 2 मार्क्स। अगेन इट इज अ थ्योरी। तो जैसे मान लीजिए बेटा, मानना क्या है सर? अभी अभी देखा आपने, सिलिकॉन सिलिकॉन, ए सिलिकॉन सिलिकॉन, ए सिलिकॉन सिलिकॉन, ए सिलिकॉन सिलिकॉन, खूपच 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 एंड खूपच। ये क्या बन गया? स्ट्रक्चर बना, क्रिस्टल है किसका? सिलिकॉन का। आगे और भी बना सकते हो, पूरा बोर्ड भर दो तो भी कम है। और फिर आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को शो कर दिया। इस प्रकार के इस चैप्टर के अंदर जितना सुंदर आपका डायग्राम होगा, एग्जामिनर पर उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो अब हम बात करें कि इसमें कंडक्शन कैसे होता है, मतलब इसमें करंट कैसे बनती है। तो अगर आप इसके क्रिस्टल को एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, क्या दे दो? यानी बैटरी लगा दो। तो जैसे ही तुम बैटरी लगाओगे, पॉइंटर याद रखना, कनेक्ट विथ बैटरी, पहला मुद्दा। फिर सोचने का कि क्या हो, कनेक्ट विथ एक्सटर्नल बैटरी। बेटा जैसे ही तुमने एक्सटर्नल बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया, तो बैटरी का प्लस और माइनस क्या क्रिएट करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कि नहीं बनता? डायरेक्शन कहाँ होता है? प्लस से माइनस, एक उपाच। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बताता हूँ बच्चा क्या काम करता है भाई लोगों का। यस, नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड will exert force. How can I say that? So simple formula, E equals to F upon Q. So F equals to Q into E, where what is Q? Queen, Rani, नहीं, Q मतलब charge. Who is the charge inside? Electrons, obviously, but they are all in covalent bond. अब सुनो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया। सो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स व्हाट हैपेंस, थोड़ी देर में कोवेलेंट बॉन्ड तो टूटेगा, क्योंकि इसका काम ही है इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बाहर निकालना। अब इलेक्ट्रॉन निकला, ई धमाक, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहां पर क्या बना? होल बन गया। ऐसे यहां से भी निकला, ई धमाक, क्या बना? होल। यहां से भी निकला, ई धमाक, क्या बना? होल। तो ये मैं तो 3-4 बना रहा हूं, ये सब 10⁻23 पर होता है, बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन का नेचर है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही पैदा हुआ उस पर फोर्स लग गया। तो फोर्स का काम क्या होता है? खींचना। फोर्स का मतलब धक्का मारना, खींचना। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। टेल मी बेटा, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? क्यों?
because there is a positive plate. So all the electron will go towards the right side, left side, sorry. And because of that, what will happen? The electrons are moving, Michael. हाँ बहुत अच्छे नंदिनी. Electron will move towards positive part of battery. चमका. हाँ सर. तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव की तरफ चले लगेगा. अच्छा, इलेक्ट्रॉन जहां जहां से निकल रहा है वहां पर कौन है जो किसकी तरह बिहेव करता है? तो वो भागने की कोशिश करेगा, ऐसा कंसेप्ट कहता है, बट असलियत में भागता नहीं है. इसके साथ पूरा का पूरा एटम ही भागता है, धीरे धीरे सब टूट जाएंगे. तो होल कहाँ जाएगा? यस, नेगेटिव की तरफ. क्यों ऐसा? क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ बिहेव करता है. होल विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव साइड या टर्मिनल. मोशन कंट्रोल कैसे हुआ? अभी मोशन कंट्रोल नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ थ्योरी तुम बना रहे हो. अभी तो तुम सिर्फ बना रहे हो. होल विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी. तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन चले या इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी चला? होल भी चला ना. तो बेटा जो करंट ड्यू टू सेमीकंडक्टर होता है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ होल. बात समझ में आई? तो इसीलिए सेमीकंडक्टर खास है, क्योंकि सिर्फ उसमें एक चार्ज कैरियर नहीं है, दो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी. क्लैरिटी मिली? सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी है. तो इस तरीके से होता है. अब अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही जीरो लेवल की फिजिक्स है इस सेमीकंडक्टर के लिए, लेकिन जितना आपकी मेमोरी कार्ड को समझ सकता है उतना एनसीईआरटी दिया है. बाकी इसमें और डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अपने को इतना समझना चाहिए, और इतना आई होप आपको समझ में आया. क्लैरिटी मिली? फिर से कहानी को याद करते हैं. नंदिनी मेरे को गलत हो तो बता देना. हमने क्या किया? सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को किसके साथ जोड़ा? आंख बंद है मेरा. बैटरी के साथ. बैटरी के जोड़ते ही क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? फोर्स लगाया. फोर्स से बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन्स निकले. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागा? और होल कहाँ भागा? मतलब इलेक्ट्रॉन भी चला और होल भी चला, इसलिए करंट किसके बराबर है? आई प्लस आई एच. क्या है चैप्टर में? कुछ नहीं है, कहानी है, याद करो. चलो, तो कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर हो गया. ये आपका रिसेंट बोर्ड में आया हुआ है. अब जो आप करोगे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर. और इसी के साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर. बेटा सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है. एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. आपके घर में सुबह सुबह जो दूध आता है वो प्योर होता है कि उसमें कुछ पानी मिला होता है? पक्की बात है, मिला होता है. असली तो है ही नहीं साला, कुछ भी असली नहीं है इधर. तो जब हम किसी असली चीज में कुछ बाहर से मिला देते हैं तो वो इम्प्योर हो गया. करेक्ट है? और अगर उसमें कुछ नहीं मिला है तो वो प्योर है. राइट? सेमीकंडक्टर की भाषा में जो सिलिकॉन पूरी तरह से प्योर है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, उसका नाम क्या दिया गया? यस, दोज सिलिकॉन और दोज सेमीकंडक्टर with zero impurity are known as pure semiconductor or known as intrinsic, and those who are mixed with some other atoms, they are known as extrinsic, impure. नहीं आया? एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नली मिलाया हुआ, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल खूबसूरत है वो. चमका. तो बाहर से जब हम किसी प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में कुछ मिलाते हैं तो मिलाने से उसकी कंडक्टिविटी की बैंड बच जाती है. जैसे दूध में पानी मिलाओ तो दूध के कुछ पोषक तत्व मर गए, तो अब वो पूरी तरह से दूध नहीं है. हालांकि हम लोग खुश हो रहे हैं दूध पी रहे हैं, बट वो सेहत के लिए अच्छा भी है, नुकसान भी करता है. ठीक है? तो बाहर से जब हमने कुछ मिला दिया तो सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे? और बाहर से जब हम मिलाए तो इसी एक्सट्रिंसिक के दो प्रकार पढ़े जाते हैं, एक एन टाइप और दूसरा कौन सा? पी टाइप. चलिए देखिए ध्यान से.
यह कौन है बच्चों? क्रिस्टल। यह भी कौन है बच्चों? किसका? ठीक है। यह क्या है बच्चों? गजब। यह क्या है बच्चों? यह क्या है बच्चों? ये कुछ भी बोलो, बनाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो मैंने सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर लिया था, लेकिन बाहर से मैंने कुछ एक्स्ट्रा एटम को डॉप कराया। डॉपिंग का मतलब होता है उसमें इंजेक्ट करना। किसके अंदर इंजेक्ट किया? सिलिकॉन का जो प्योर था उसमें बाहर से मैंने इंजेक्शन मारा, खुपाच 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 खुपाच। और इंजेक्शन भी किसका मारा जानते हो? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर यानी कि वो पेंटावैलेंट है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। सो जो एक्स्ट्रा एटम मिलाया, जिसको हम बाहर से मिलाए इसलिए इसको अशुद्धि बोलेंगे, इम्प्योर एटम, बेटा वो पेंटावैलेंट है। कैसा है? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट कम्स विथ इन द लास्ट ऑर्बिट। ओके, यहां चलते हैं। यहां पर जो हमने एक्स्ट्रा डोपिंग कराई, बाहर से किसी को मिलाया, वो बेटा इम्प्योर था इसके लिए, और वो ट्राईवैलेंट था। ट्राईवैलेंट मतलब गजब नंदिनी, कैसे? वेरी गुड बेटा। तो एल्यूमिनियम मिला है बेटा। पेंटावैलेंट कौन है? फॉस्फोरस। और एल्यूमिनियम कौन है? ट्राईवैलेंट। इट कम्स विद द 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखो दोनों थियोरी अभी याद हो जाएगी। तो बेटा एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें से एक सिलिकॉन को निकाल के फेंका गया और उसके स्थान पर किसको लाया गया? फॉस्फोरस। जब सिलिकॉन बैठा हुआ था तो उसने कितने लोगों के साथ पार्टनरशिप की थी? और जब ये इलेक्ट्रॉन पेंटावैलेंट आया तो कितने लोग को लेके आया? 5। तो सिलिकॉन जब गया तो 4 लोगों के लिए जगह छोड़ा, ये 4 लोग इसके साथ जुड़ गए, खुपाच बॉन्डिंग बन गई। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, अंगूठा मेरा देखो, फ्री है, रह गया, फ्री है। दैट मीन्स बच्चों, these type of impure atom is also known as donor impurity। डोनर का मतलब होता है डोनेशन करना, डोनेट करना। यानी फॉस्फोरस अपने साथ लाए हुए 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो सेट कर दिया, लेकिन बेटा एक इलेक्ट्रॉन बेचारा फ्री में था, नहीं आया। अब होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कितना भी इंजेक्शन लगा दो। जैसे ऐसा नहीं हो सकता ना कि 5 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दो, भाई साहब वो दूध ही रहेगा नहीं। वैसे ही सिलिकॉन में भी ऐसी अपनी मर्जी से कितना भी लाके फॉस्फोरस नहीं ठूस सकते। देयर इज अ प्रॉपर रेशियो। वो रेशियो ये कहता है कि 10 पावर 6 प्योर सिलिकॉन अगर है तो उसके बीच में केवल एक फॉस्फोरस आप मिलाओ। कितने? केवल एक। तो 1 मोल में कितने? 1 मोल मतलब 10 टू द पावर 23। 6.023 को हटा दो क्योंकि 10 पावर 23 बहुत बड़ा है, अपॉन 10 पावर 6 तो कितना आया? 10 पावर 17 इम्प्योर। निया 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 निया। बात समझ पाए? ऐसा थोड़ी कि कितना भी ठूस सकते हो। 10 की घाते 6 बहुत नंबर बड़ा है, तो उतने बड़े नंबर में एक छोटा सा फॉस्फोरस लाए तुम। जब एक फॉस्फोरस आया तो अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लाया फ्री में? एक ही। फ्री में 5 लाया था बट 4 तो काम पे लग गए, एक फ्री है। ऐसे 10 पावर 17 इम्प्योर फॉस्फोरस अपने साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके कैरी करेंगे? एक फॉस्फोरस अपने साथ एक ही ला रहा है ना, तो 10 पावर 17 अपने साथ क्या लेके आएगा? 10 पावर 17 फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ होल से बढ़ जाएगी। अतः मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन से बनती करंट भी बढ़ जाएगी। यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है,
N का मतलब नेगेटिव होता है, इसीलिए इस प्रकार के सेमीकंडक्टर का नाम क्या है? N टाइप सेमीकंडक्टर। नहीं आया? आया? फिर से कहानी याद करते हैं। पेंटावैलेंट मिलाएंगे मतलब अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 4 ने क्या किया? कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टनरशिप, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री में। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन फ्री में मिला तो मैं 1 मोल में कितना इंजेक्ट कर सकता हूँ? 10 पावर 17। तो 10 पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स कम्स विद द 10 पावर 17, sorry, 10 power 17 electrons are coming because of 10 power 17 impurity atom. तो ultimately what happens, number of electrons greater than, इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी ज्यादा तो ऑब्वियसली उसका करंट भी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन पर साइन होता है नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। चमका ना? हाँ, अच्छा हुआ। मुझे कुछ ऐसे मटेरियल चाहिए जहां पर मैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट बनाना चाहता हूँ, तो आई विल यूज एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ योर क्वेश्चन सर, हाउ कैन वी कंट्रोल? तो आपने कंट्रोल ही तो किया, आपने इंप्योरिटी मिलाई, आपने अपनी मर्जी से प्योर सिलिकॉन को ये बना लिया। अब जहां जहां इस्तेमाल होगा एप्लीकेशन में इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब आइए इस पर आते हैं। तो तुम समझ ही चुके होगे कि अब यहाँ क्या होगा। यहाँ एल्यूमिनियम से पहले कौन बैठा था? सिलिकॉन। कितने के साथ जुड़ा था? 4। अब एल्यूमिनियम आया 3 लेके, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो 3 बॉन्ड के साथ बैठ गए, लेकिन बीच में क्या हो गया? यहाँ पे गैप। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सो व्हाट हैपेंस? इलेक्ट्रॉन, 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 और ये होल। इसीलिए इसको बेटा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। याद रखना, ये सब एमसीक्यू बनेगा। तुम्हें मेरी बात समझ में? गुड वन। एक्सेप्टर नाम क्यों पड़ा बेटा? हाँ, एक्सेप्ट कर लेगा, वही बात खास। 10 पावर 17 इम्प्योरिटी मिला सकते हो, तो 10 पावर 17 इम्प्योरिटी जब आएगा तो नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन, अतः मेरे बालक करंट ड्यू टू होल ग्रेटर देन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, अतः होल पर पॉजिटिव है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नहीं आया? आया? ठीक है, ये आया हुआ सवाल है बच्चों। हो सकता है एन टाइप लिखने को आ जाए तो 4-5 मुद्दे, चित्र और ये सारा मुद्दा। अलग से लिखने को आ जाए चित्र, 4-5 मुद्दा। अगर दोनों का कंपैरिजन आए तो क्या आप कंपैरिजन कर सकते हो? 4 पॉइंट। एन टाइप पेंटा से बनता है, ये ट्राई से बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, उसमें होल ज़्यादा होता है। इसमें करंट इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, उसमें होल का ज़्यादा होता है। फिर इसमें इम्प्योरिटी होती है, उसको हम डोनर बोलते हैं, उसको खत्म। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या चीज़ है ये? अगर हम सिलिकॉन के क्रिस्टल के बारे में फिर से सोचें तो बताओ मुझे कि सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर रहे हुए हर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अर्थात हर एक इलेक्ट्रॉन का नेचर, स्वभाव एक जैसा है? क्या बात करते हो? मैंने इसको थोड़ा हीट दिया, अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला फुचुक, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का नेचर एक जैसा है सबका? आपके क्लासरूम की बात करो, हर बच्चे का स्वभाव एक जैसा होता है? नहीं, बिकॉज एवरीवन कम्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लैनेट। माता पिता का जैसा स्वभाव बच्चे पर वैसा प्रभाव पड़ता है। वैसे ही एटम के केस में होता है, सभी इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में नहीं होते। दोज इलेक्ट्रॉन्स हु आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, दे आर हैविंग साइको नेचर। पढ़ाया था कहाँ पे? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर। एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट वेरी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, लेस एनर्जेटिक, मरे हुए बच्चे, आलसी बच्चे। समझ गए? सो सभी इलेक्ट्रॉन्स का नेचर एक जैसा नहीं होता। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने डिफाइन किया कि यार मैं ना सभी इलेक्ट्रॉन्स को बुलाता हूँ। समझो कि एक क्लासरूम है और एक टीचर मैं हूँ, मैं बोलूँगा ए बच्चा पार्टी इलेक्ट्रॉन के ग्रुप में से चल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज वाले जितने एनर्जेटिक बच्चे हो सब आ जाओ एक लाइन में। सब बोले सर मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जा। मैंने सबको पकड़ा और सबके लिए एक लेवल बना दिया कि चल तू जिसका सबसे छोटा है तू इधर खड़ा हो जा, जिसका थोड़ा बड़ा है तू इधर खड़ा हो जा, थोड़ा इधर खड़ा हो जा, थोड़ा इधर खड़ा हो जा, थोड़ा इधर खड़ा हो जा। मैंने यहाँ से आवाज़ लगाई, बाबा एसएसपी ने आवाज़ लगाई कि 0 ईवी से लेके, व्हाट डू यू मीन बाय ईवी नंदिनी? मतलब एनर्जी नंदिनी,
मैंने ऐसे सिर्फ एक आंकड़ा ले रहा हूँ कि 0 से 10 वाले यहाँ आ जाओ, सिर्फ एक आंकड़ा बोल रहा हूँ, ऐसा रियल में है नहीं। सारे बच्चे आ गए तो मैंने बोला कि चलो तुम इधर खड़े हो जाओ, तो तुम्हारी एनर्जी का ये बैंड है। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी लो कैटेगरी में आती है उसको बैलेंस एनर्जी बैंड बोलते हैं। कौन सी एनर्जी बैंड बोलते हैं? और ये इलेक्ट्रॉन बड़े आलसी होते हैं, ये भरे होते हैं, मतलब इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं, सब भरे पड़े होते हैं, बैलेंस बैंड पूरा भरा होता है। फिर मैंने आवाज लगाई, ओ भाई, ओ बाबरो, 10 ईवी से 15 ईवी। साला कोई आया ही नहीं। कोई आया ही नहीं। तो मैं बोलूंगा चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, तो 10 से लेकर के 15 ईवी तक के बच्चे है ही नहीं, इस एनर्जी लेवल का कोई बच्चा नहीं है। तो मैंने इसका नाम दे दिया फॉरबिडन गैप। कौन सा गैप? या फिर इसे एनर्जी गैप भी कहते हैं। कौन सा गैप? चमका। ठीक है, फिर मैंने बोला ओए बच्चा पार्टी, 15 ईवी से लेकर के जितनी तुम्हारे पास ऊर्जा सब आ जाओ। तो इसमें से बचे हुए सारे बच्चे आ गए। तो मैं बोलूंगा यार ये तो हायर एनर्जी वाले बच्चे हैं, तो इनको एक कैटेगरी में डाल दूंगा, ऊपर वाली कैटेगरी में। जाओ तुम लोग मस्त बैठो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होती है उनसे बनते एनर्जी लेवल को कहा जाता है कंडक्शन एनर्जी बैंड। कौन सा बैंड? देख नाम से पता चल रहा है, कंडक्शन, दैट मीन्स व्हाट? हाँ, कंडक्ट करेगा मतलब दे विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ करंट। दोज इलेक्ट्रॉन्स हु आर ओनली इन द परफॉर्मिंग कोलू का बेल इन द ऑर्बिट, दे आर द बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। नहीं आया? तो ये ऐसा एटम में होता नहीं है, सिर्फ एक कैटेगरी दी गई है। एटम में ऐसा दिखता थोड़ी, एटम में तो ऑर्बिट है गोल गोल। ये सिर्फ एक पट्टा है, एनर्जी का पट्टा, जो आपको बताएगा कि इस पट्टे के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ऊर्जा काफी कम है। ये वो गैप है, ये गैप है। और ये है वो इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप जिनकी एनर्जी बहुत, जिनका काम क्या है? हाँ, पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। थ्योरी समझ में आई बच्चों? एनसीईआरटी पढ़ोगे प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट के आधार पर ना इसको डिफाइन किया गया है। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बताओ बच्चा, इनमें से कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में किसका एनर्जी गैप बहुत कम है? कम ऑन हरजिते, कम ऑन बच्चा। Why we say that conductor conducts electricity? Because in that we have free electrons, psycho nature, more energetic electrons। इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये गैप काफी कम होगा, so that electrons from the valence band can easily cross the gap and enter into the conduction। सो कंडक्टर के अंदर ये गैप ऑलमोस्ट जीरो होता है, होता ही नहीं है। इंसुलेटर में क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि यहां कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचता है। और वही सेमीकंडक्टर पे कंडक्टर से ज्यादा और इससे इंसुलेटर से कम, उल्टा करना हो। आई क्या बात समझ में? तो ये है कहानी एनर्जी बैंड डायग्राम की। अब अगर हम एन टाइप की बनाएं, ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर सवाल बना था बच्चा, तो याद रखना डायग्राम आपको याद करना है। ये आपका ईसी
ये आपका वैलेंस, और इसमें एक होता है, इसमें कौन था, एक्सेप्टर था कि डोनार, डोनार था, तो डोनार वाले को इसी के ठीक नीचे बनाइएगा, कंडक्शन, डोनार एंड वैलेंस, और डोनार में एक एक इलेक्ट्रॉन्स दिखा देना। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम किसका है? इसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर को सोचो, तो पी टाइप में एक्स्ट्रा कौन इलेक्ट्रॉन्स थे, या कौन था एक्स्ट्रा, नाम क्या था उसका? एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का काम क्या था? इलेक्ट्रॉन्स को खा जाना, तो उसके अंदर होल्स होते हैं, इसीलिए ये नज़दीक होता है। बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, चित्र अगर ऊपर नीचे कर दोगे गलत हो जाएगा। कंडक्शन के ठीक नीचे डोनार होता है, सी डी, ए बी सी डी ऐसे याद कर लो, कभी गलती नहीं होगी। एक्सेप्टर जो खाने के लिए बैठा है, यहाँ शुरू में नहीं होते, सब यहीं बैठे होते हैं, इसलिए वो सबको खा लेगा। समझ में आया? तो ये है आपका एनर्जी, एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल्स। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ 3 मार्क्स, पी एन जंक्शन डायोड। स्कूल में पढ़ाया गया है सब, जंक्शन तो पड़ा समझ में आया था? चलिए, सबसे पहले तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है, तो ये एक डिवाइस है। पीएन जंक्शन क्या है? एक डिवाइस है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन है किसका? मतलब हमने एक एन टाइप का वेफर लिया सेमीकंडक्टर, और एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, उसको आपस में मिला दिया, वही पीएन जंक्शन डायोड है। अब मिलाने से क्या होता है वो समझते हैं। जैसे बेटा ये तुम्हारा एन टाइप था और ये तुम्हारा पी टाइप है। अच्छा बताइए, पी में मेजोरिटी कौन है? होल्स, गुड वन। तो वी आर रिप्रेजेंटिंग होल्स विद द सर्कल्स। मेरी बात समझ पड़ी मैंने क्या कहा? सर्कल्स मीन्स होल्स, एंड हु आर मेजोरिटी इन द एन टाइप? इलेक्ट्रॉन्स। बुरा ना लगे इन लोगों को, इसीलिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो और यहाँ एक आध होल्स दिखा दो, जो इस बात का प्रमाण है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं लेकिन काफ़ी कम है। किसके कंपैरिजन में? इसमें होल भी है, हाँ होल भी है, बट काफ़ी कम है। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन्स। तो होता ये है बच्चा कि जब हम एक पी और एक एन को मिलाते हैं, तो ये जो बाउंड्री है जिसे जंक्शन कहते हैं, इस जंक्शन के आसपास एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस होती है। और उस प्रोसेस के दरमियान हम कुछ गजब की चीज देखते हैं। चलो बताओ, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? बैठे रहना या बवाल करना? मोशन करता है, चलता है। और होल का काम क्या है? हाँ, तो जंक्शन के बहुत नजदीक वाले एन डिपार्टमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को होल बुलाता है। ओए आजा भाई, ओए आजा भाई, ओए आजा भाई। दैट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप। ये थ्योरी बेटा ध्यान रखना, पूरा सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है। ये मुद्दों को याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे, किताब पढ़ोगे फंस जाओगे। इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप gets attracted by what? Holes near junction. Due to this there will be a diffusion. सर डिफ्यूजन मतलब जैसे आप एक, हाँ, प्लस और माइनस आपस में मिल गए तो डिफ्यूज हो गए। जैसे बम को डिफ्यूज किया जाता है ना। बम से याद आया, देश में हमारे बहुत अलग अलग चीज़ें हो रही हैं।
तो डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब न्यूट्रलाइज हो गया, माइनस इलेक्ट्रॉन था और होल क्या था, प्लस था, तो प्लस माइनस जहां मिलेंगे तो वहां न्यूट्रल बन जाएगा ना, तो डिफ्यूज हो गया, तो डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस की वजह से हुआ ये कि ये जो पी डिपार्टमेंट था उसमें सिर्फ अब मुझे इतने ही होल्स दिख रहे हैं और यहां पर मुझे इतने ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? अर्थात बच्चों, पहले किसी समय में एन डिपार्टमेंट के कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो अब यहां पे गायब हो चुके हैं। पहले पी टाइप में कुछ होल्स थे जो अब यहां से गायब हो चुके हैं। गायब होने के पीछे का कारण मैंने बता दिया, न्यूट्रलाइजेशन। तो जब P और N को आपस में मिलाया जाता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस होने की वजह से एक लेयर बन जाती है जिसको डेप्लेशन लेयर कहा जाता है। कौन सा लेयर कहा जाता है? जिसके अंदर नो चार्ज कैरियर होते हैं। नो नहीं, नो चार्ज कैरियर। देखो ना, इतने डिपार्टमेंट में पहले चार्ज कैरियर था कि नहीं? कौन था? P में होल, N में इलेक्ट्रॉन्स, बट अब नहीं है, नहीं है ना। तो ये जो डिपार्टमेंट बना, इस डिपार्टमेंट को क्या नाम दिया साइंटिस्ट ने? डेप्लेशन लेयर। इट्स अ इंग्लिश डिक्शनरी, थोड़ा डिप्लेक्ट होने का मतलब होता है शॉर्टेज। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर का शॉर्टेज ही तो है। चार्ज कैरियर इफ आई एम सेइंग दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल। सो इनिशियली there were electrons as well as hole in n type as well as p type, but right now because of the diffusion process गायब हो चुके हैं, and such kind of layer name as डिप्रेशन लेयर, जिसका मतलब क्या है कि वहां पे चार्ज कैरियर सब मौजूद नहीं है। ओ हो, इससे हुआ क्या सर? इससे ये हुआ, तुझे मैं एक सवाल पूछता हूं बेटा। ये एक एटम है, क्या है नंदिनी? बेटा इस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाए तो ये एटम न्यूट्रल रहता है? तो क्या होगा? करेक्ट, दिस विल बिकम पॉजिटिव। बट इफ द सेम एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, what will happen? True, same happens over here also. एन डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रॉन के चले जाने की वजह से यह वाली सतह पूरी तरह से प्लस प्लस हो जाती है बच्चों, और पी वाली सतह पूरी तरह से माइनस माइनस हो जाती है। एन बिकम्स पॉजिटिव एंड पी बिकम्स नेगेटिव। Now as per the concept of electrostatic field, electrostatic, this positive से negative, there is one interesting electric field. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है? प्लस से माइनस की तरफ चलना। और क्या काम होता है? फोर्स डेवलप करना। ठीक, अब सोचो कि अगर ये छोटा सा एक डिस्टेंस है बेटा, डी डिस्टेंस, और ये जो लाइन खींची मैंने वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज देयर एनी फॉर्मूला ऑफ electric field as well as distance so that we are getting something new in physics? E for elephant? नहीं sir, electric field. D for distance. याद करने की कोशिश करो। I am talking about chapter number 2, electrostatic potential, the production of electric field as well as distance. क्या होता है E और D? Come on. तुमने उसमें तो पढ़ा था। हाँ, वहीं पे तो था। कैपेसिटर का आपने डेरिवेशन भी करा होगा। V बराबर ED। V का मतलब होता है वोल्टेज। सो बिकॉज ऑफ दिस प्लस एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेप्लेशन लेयर we get a PD across the plate. PD मतलब यस, आप देखो ना, ये वाला पूरा प्लस 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 है, तो तुम्हें नहीं लगता एक बैटरी के प्लस की तरह काम कर रहा होगा? और ये पूरा माइनस है तो एक माइनस उसकी तरह काम कर रहा होगा। तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल और एक नेगेटिव पोटेंशियल। एक पॉजिटिव का पोटेंशियल तो उसको थोड़ा ऊपर बनाया, और एक नेगेटिव का पोटेंशियल। और अगर मैं V इक्वल्स टू ED इक्वेशन को कंपेयर करूं y बराबर mx से, तो आपको एक ग्राफ नहीं मिलेगा? कैसा ग्राफ मिलेगा? ये ऐसा ग्राफ मिलेगा।
स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, क्योंकि m आपका क्या है, एग्जैक्टली पॉजिटिव है। नहीं है, 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 आया? ठीक है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर देना बच्चों कि सर जब एक p और एक n आपस में मिला होगा तो सर बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनी होगी, उसकी कुछ तो वैल्यू होगी। पक्की बात है सर, कुछ तो वैल्यू होगी, अच्छी बात है सर। अब सर वो वैल्यू याद करनी है कि सिलिकॉन के लिए बेटा 0.7 वोल्टेज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्टेज होता है। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है फ्रॉम एनसीईआरटी। सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना और जर्मेनियम का होता तो? गुड वन हरजीत। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। जनरली बैटरी वोल्टेज चार्ज कैरियर्स को सपोर्ट करती है, पुश करती है ताकि वो सर्किट में चले, या उन्हें मार डालती है? पुश करती है ना, क्योंकि बैटरी नहीं है तो चार्ज कैरियर्स चल नहीं पाते, अनेबल टू मूव, दैट्स वाई करंट विल बी जीरो। बट यहां पे उल्टा है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सपोर्टिंग द चार्ज कैरियर्स, they are basically opposing the charge carrier. Sir, how? Let me explain. What is the nature of this electron? Is it negative or positive? Just think बच्चों, क्या ये माइनस इस तरफ जा सकता है? प्लस तक तो जा Can this electron move towards this? No, not at all. क्या ये होल इस तरफ जा सकता है? Not at all. ना ये होल इस तरफ जा सकता है, ना ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा सकता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं, यहां से होल इधर नहीं, तो चार्ज को सपोर्ट मिला या अपोज मिला? अपोजिशन। दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द पीएन जंक्शन डायोड is not only a potential difference, my dear friend, but they are known as potential barrier, because they are acting like a barrier. They are not supporting electrons, they are not supporting hole, they are just maintaining as a barrier between that depletion layer, so that not all the electrons can crosses that junction and entering into the hole. आप ऐसा शुरू में सोच सकते थे, हाँ आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा, सर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ, ये सर ये प्लस के साथ तो चिपक सकता है ना, बट इलेक्ट्रॉन जब गया उसके बाद प्लस बना, तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं चले गए? तो जब इलेक्ट्रॉन पहली बार में गया तो ये वाली टर्मिनल प्लस हो गए और यहाँ को बोली तुम दूर रहो भाई, क्योंकि तुम मेरे नेचर वाले हो। ये अपने ही नेचर के प्लस के साथ नहीं चलता है। यहाँ जो प्लस बना वो किसकी वजह से आया? ये तो ऐसा होना चाहिए था ना कि जैसे ये एटम है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन को खींच भी तो लेगा, नहीं खींच पाता है। उसका रीजन है क्योंकि वो वहीं से निकला है। अब उसको चाहिए कोई दूसरा नेचर, तो वो खुद के ही प्लस के साथ नहीं चिपकेगा। अंडरस्टूड? पक्की बात है? ठीक है। अब पोटेंशियल बैरियर का प्रैक्टिकल मतलब समझो। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर से करंट फ्लो हो, तो मैं इस पीएन जंक्शन डायोड को जिस बैटरी के साथ जोड़ूंगा, मान लो उस बैटरी की वैल्यू है 0.1 वोल्टेज, डू यू रियली थिंक करंट विल फ्लो? क्यों नहीं? वोल्टेज है तो फोर्स कम वोल्टेज इज नॉट अ रीजन। इमेजिन कर लो ज्यादा वोल्टेज है, 0.1 वोल्टेज। अब आंसर दो, प्रैक्टिकली सोचो। दिस इज मेड ऑफ सिलिकॉन, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। सिलिकॉन इज हैविंग 0.7 वोल्टेज का बैरियर। तो जब तक मैं 0.7 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं दूंगा बच्चों, तब तक करंट बहने वाली नहीं है। दिस इज द रीजन ऑफ पोटेंशियल बैरियर एक्टिंग इन पीएन जंक्शन डायोड, एंड दिस इज द रीजन वाई सेमीकंडक्टर इज वेरी स्पेशल। तुमने अपनी मर्जी से इम्प्योरिटी मिलाई, पी टाइप बना है, एन टाइप बना है, और तुमने एक नई चीज बना ली। और ये नई चीज का काम ये है कि भाई वोल्टेज तो तुम्हारे पास है, लेकिन करंट नहीं है। करंट कब है? जब इस पोटेंशियल बैरियर से तुम क्या दोगे? ज्यादा वोल्टेज दोगे। समझ पड़ी बात? जैसे मान लो कोई डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन ही मान लो। अब इस मोबाइल फ़ोन को सिर्फ 10 वोल्टेज चाहिए चार्ज होने के लिए, बट हमारे घर में सप्लाई कितने का आता है? 220 वोल्टेज। हाँ वेरी गुड बेटा हरजीत, 220 वोल्टेज से ज़्यादा चाहिए, करेक्ट। तो सॉरी 220 वोल्टेज आता है, इसको 10 ही चाहिए, तो कोई तो हो बीच में जो उसको मार डाले, काट डाले, वो ये होता है पीएन जंक्शन डायोड।
हाँ, पीएन जंक्शन डायोड 0.7 का दे रहा है, आप सर 220 की बात कर रहे हो, इसको और बढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि ये कंडक्टर सेमीकंडक्टर का काम ही आप बढ़ा सकते हो, बट ये प्रैक्टिकल छोटी सी वैल्यू है। बात समझ पड़ी? तो पोटेंशियल बैरियर का मतलब ये होता है कि जब तक आप उससे ज़्यादा नहीं दोगे तब तक करंट बहने वाला नहीं है। ये थ्योरी आएगा बेटा, एग्जामिनर मार खुश होके पागल हो जाएगा अगर तुम इतना सुंदर चित्र बना के ये सारे पॉइंटर्स लिख दोगे तो। पहले लिखना, पीएन जंक्शन एक डिवाइस है जिसको बनाया जाता है विच इज मेड अप ऑफ बाई joining one p and n, ठीक है। फिर what happens, there is a formation of junction. Now from the diagram, one side of electron from the n side gets trapped with the junction with the holes of the p-type semiconductor. After this there is a depletion layer. In that we will see there is no charge carriers. One side of n becomes positive, one side of p becomes negative. There is a formation of electric field in a particular region. Hence this will create a potential difference, but this potential difference will not allow the other further electrons to move or to cross the junction. That's why this kind of potential difference is known as barrier. Now for the silicon it is 0.7, for the germanium it is what, 0.3. अब हम पढ़ेंगे बच्चा बायसिंग ऑफ द डायोड। क्या पढ़ेंगे? और ये भी बहुत आता है 3-3 मार्क्स में। तो दो तरह की बायसिंग होती है। कितने तरह की होती है? एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। पहले सर हम ये समझते हैं कि बायसिंग का मतलब क्या है। When we connect PN junction diode with the external battery, this phenomena is known as biasing of the diode. क्या कि किसी PN जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ दो तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बायसिंग। बैटरी जोड़ने के दो अलग अलग तरीके हैं। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है ट्रू कनेक्शन, और ट्रू कनेक्शन का मतलब होता है कि पीएन जंक्शन डायोड के पी को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दीजिए और एन को बैटरी का कौन सा टर्मिनल दीजिए? नेगेटिव। वहीं रिवर्स बायस में होता है फॉल्स कनेक्शन, उल्टा कनेक्शन, जानबूझ करके। फॉल्स कनेक्शन का मतलब होता है पीएन जंक्शन डायोड के पी को क्या दीजिए? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और एन को क्या दीजिए? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। दोनों सेम है अलग अलग? सेम ही तो है। हाँ, अलग अलग है। पी को क्या दिया आपने यहाँ पे? सीधा सीधा पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, ऐसे याद रखो। पी नेगेटिव, उल्टा कनेक्शन मतलब रिवर्स बायस। इसको मेरी भाषा में याद रखना, एक्टिवेट मोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इसको मेरी भाषा में डीएक्टिवेट मोड भी कहा जाता है। मेरी भाषा मतलब लिटिल बिट इंजीनियरिंग की भाषा, डीएक्टिवेट मोड ऑफ डायोड। मतलब इसमें डायोड ऑन है और इसमें डायोड ऑफ है। फॉरवर्ड में ऑन है और रिवर्स में ऑफ है। ऐसा कैसे होता है सर? तो समझो, जैसे ये तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड, ये पी था, ये एन था। पी में मेजोरिटी कौन है बोलो? और एन में? अब मैंने पी को किसके साथ जोड़ा? बैटरी के प्लस के साथ, और एन को माइनस के साथ। ये टर्मिनल ऑलरेडी अंदर प्लस था और ये वाला माइनस था। किसमें? बैटरी का पॉजिटिव पी को मिला, यही तो है। पी को बैटरी का पॉजिटिव मिलना चाहिए। यहां बताओ कैसे जुड़ेगा? पी को बैटरी का माइनस दीजिए और इसको प्लस दीजिए। सिंपल है बच्चा, डायग्राम देख लो, ठीक है। और ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जाके कूदा मारा था ना। ये देखो, ये प्लस था और ये माइनस है। ओके, यस, इट इज विद जय सर। यू आर गोइंग?
अब दोनों में डिफरेंस बेटा देखो, सेम है कि अलग अलग? कैसे? मैंने पहले ही बता दिया, ये ऑन मोड है, ये ऑफ मोड है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक्सटर्नल बैटरी का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, एंड डेप्लेशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर in the opposite direction, my dear friend. Yes or no? If you see here, electric field of external battery and depletion layer both are what? In नहीं चमका? नहीं चमका। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाले का देखो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों अपोजिट हुए कि नहीं? यहां देखो, प्लस से माइनस एक्सटर्नल, प्लस से माइनस इंटरनल। तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? तो बेटा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही अपोजिट हैं, तो इसके वजह से क्या होगा कि ये जो डेप्लेशन लेयर है ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर जो इतना था वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ये जो डेप्लेशन लेयर है वो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होने की वजह से तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा। क्या बेनिफिट मिलेगा तो वो देखिए। जो पोटेंशियल बैरियर पहले ऐसा था, अब वो श्रिंक होके इतना हो जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा सर? ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन को आसानी होगी यहां एन से जंप मार के कहां जाने में? पी डिपार्टमेंट में जाने में। बिकॉज पोटेंशियल जंक्शन से जो डिप्लेशन लेयर पर गैप पड़ा था, उस गैप को पार करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा तो चाहिए ना। एक नदी पार करनी है 5 मीटर की, एक नदी पार करनी है 1 मीटर की, तो तुम किसको आसानी से पार कर लोगे? 1 मीटर वाले को। तो हुआ यही कि इस तरीके के कनेक्शन से बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई। क्यों घटी? एक 100 न्यूटन का गेंडा, बार बार एग्जांपल देता हूँ, एक 20 न्यूटन का गेंडा, दोनों अपोजिट है, तो मेरे पे ओवरऑल कितना लगा? 80 न्यूटन। 80 क्यों? क्योंकि 100 और 80 दोनों 20 और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटा एज पर द फॉर्मूला V बराबर ED। पोटेंशियल बैरियर भी घट गया। जब पोटेंशियल बैरियर घट गया तो पोटेंशियल बैरियर जो अपोज करता था उसकी वैल्यू कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन जंप मार जाएगा। कहां से कहां? N से P में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जंप मार ले गया तो करंट बना ले गया। इसीलिए इसको कौन सा मोड कहा जाता है? एक्टिवेट मोड, ऑन मोड, यानी देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ करंट। वी सी देयर इज अ करंट ऑफ मिली एम्पियर का ऑर्डर। तो करंट इसमें बनता है कितने अमाउंट का? मिली एम्पियर का। अब यहां बात करो, अब तुम खुद बताओ यहां क्या होगा? बताओ नंदिनी। हाँ शाबाश बेटा। तो इलेक्ट्रॉन को हिम्मत होगी ही नहीं, इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन। इलेक्ट्रॉन वी सी दैट देयर इज अ करंट इन, हाँ, तो यहां पर आप ऐसा लिख देना कि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, पीबी इंक्रीजेस, हेंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप easily or move easily from N to P। तो इसमें करंट ना के बराबर बनती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ऑफ मोड। बट थोड़ा बहुत करंट बनता है बच्चा, ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर।
बहुत थोड़ा बहुत। बट सर ये बहुत थोड़ा बहुत भी क्यों बनता है, तो उसके पीछे का कारण समझो। एन में कौन है, अच्छा 10⁻⁻⁶ बिल्कुल ना ही है, लेकिन थोड़ा बहुत माइक्रो में भी आए तो फिजिक्स उसको इग्नोर नहीं करता। एन में माइनॉरिटी कौन है, करेक्ट। अब देखिए पी था ना, प्लस था ना, तो ये प्लस माइनॉरिटी के होल को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, पुश कर देगा, रिपेल कर देगा। और ये जो माइनस है इसके अंदर के माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये माइनस माइनॉरिटी को रिपेल किया, ये प्लस होल को जो कि माइनॉरिटी है रिपेल किया, भुड़ुम, दोनों चल पड़े। जब चल पड़े तो फिर से क्या बना दिए, करंट बना दिए। लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है कि बहुत कम, इसीलिए बहुत कम करंट बनता है, ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। आई बात समझ में। तो ये है कहानी बेटा। अब जैसे एन टाइप और पी टाइप पढ़े, वैसे ही फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। हो सकता है तुम्हें फॉरवर्ड बायस लिखने को आ जाए, हो सकता है तुम्हें रिवर्स बायस लिखने को आ जाए, दोनों के 4-4 मुद्दे पते होने चाहिए। पहला एग्जामिनर खुश होगा चित्र देख करके, पी को पी जोड़ा है, एन को एन जोड़ा है कि नहीं। दूसरा एग्जामिनर खुश होगा कि इस कनेक्शन को कैसे बनाते हैं, तो आप लिखो बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी के साथ कनेक्ट करना। ऐसा करने से क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ विल बी इन दी अपोजिट। इसमें क्या होता है, so what will happen because of this opposite direction, overall potential barrier decreases, hence electron can easily crosses the junction and can form a current, but that order of the current will be of milliampere. And here what happens, potential barrier increases because of electric field external and electric field inside the depletion both are in the same direction, hence potential barrier increases, electron cannot cross the junction easily, and hence there will be a very less amount of current will flow through the diode and having order of माइक्रो एम्पियर। माइक्रो इज वेरी लेस कंपैरिजन टू 10⁻³ मिली एम्पियर। तो ये है आपका फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। दूसरा बच्चा इनका एक प्रैक्टिकल ग्राफ पूछता है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। स्कूल में प्रैक्टिकल किया है इसका? आएगा, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी होता है आपका, तो स्कूल में अच्छे से कर लेना, मैं यहाँ सिखा देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये बेसिकली ग्राफ है। किसका ग्राफ है, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर चलने वाली करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ होता है। ये वाली लाइन को बच्चा तुम बोल दो फॉरवर्ड करंट, इसको बोल दो रिवर्स करंट, ये फॉरवर्ड वोल्टेज, और इसको बोल दो बेटा रिवर्स वोल्टेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड वोल्टेज, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग का वोल्टेज। इसमें देखा जाता है कि जब हम शुरू में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट आपका जीरो रहता है, वोल्टेज बढ़ाया करंट जीरो, वोल्टेज बढ़ाया करंट जीरो, वोल्टेज बढ़ाया करंट जीरो है, लेकिन सडनली किसी एक पर्टिकुलर पर करंट बढ़ जाता है। जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट बढ़ता है उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, या फिर दूसरा नाम कट इन वोल्टेज भी कहा जाता है। एक और नाम है नी वोल्टेज, इंसान के घुटने जैसा लग रहा है इसलिए नी वोल्टेज। बट ऐसा ग्राफ क्यों बना, हमने तो ओम्स लॉ में देखा था कि आई वर्सेस वी का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट। ऐसा इसलिए बना क्योंकि ऑलरेडी पीएन जंक्शन डायोड, अच्छा बेटा ये सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का है, ठीक है, दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। ये एक्सटर्नल बैटरी, पीएन जंक्शन डायोड। ऑलरेडी इसमें एक पोटेंशियल बैरियर है, मान लो वो पोटेंशियल बैरियर 3 वोल्टेज का है, तो 0 से लेकर के 3 वोल्टेज तक करंट थोड़ी ना बनेगा, क्यों? एग्जैक्टली 3 वोल्टेज तक वो अपना बैरियर ही रखता है, काटता है, दैट्स व्हाई इट इज कटिंग वोल्टेज। आफ्टर 3 वोल्टेज, आफ्टर 3 वोल्टेज से 4 वोल्टेज 5 वोल्टेज द करंट विल स्टार्ट राइजिंग। समझ गए? तो ये है फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक। इसका एक प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकल कराया जाएगा आपको लैब में। आपके एनसीईआरटी में ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ याद रखना, 2 मार्क्स में ड्रॉ करने को आ सकता है कि ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस, यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। अब ये रिवर्स बायस का केस है, ग्राफ देख करके समझ के बताओ कि शुरू में मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूं, क्या मेरा करंट कांस्टेंट है?
देखो ना, 1 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 4 वोल्टेज, सपोज ये 1 माइक्रो एम्पियर है, तो ये कहाँ बढ़ रहा है? मैंने यहाँ से यहाँ तक आया, मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ, बट ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये केस कौन सा है? रिवर्स का। और रिवर्स में किसकी वजह से करंट बनती है? मेजोरिटी या माइनॉरिटी? माइनॉरिटी तो बहुत कम बनाएगा, और जितना बनाएगा उससे ज़्यादा उसकी औकात होगी नहीं, तो फिक्स रहता है कि छोटा सा करंट बनाता है, सपोज 10 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, तो उतना रहता है। लेकिन बेटा, रिवर्स बायस मोड में भी एक ऐसा केस आता है जहां पर सडनली किसी एक रिवर्स बायस वोल्टेज पर करंट सडनली बढ़ जाती है। इस पर्टिकुलर वोल्टेज को कहा जाता है जेनर ब्रेकडाउन, जो अब आपके सिलेबस से जा चुका है, सिर्फ ग्राफ में मुद्दा है। हो सकता है लिखने को आ जाए, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, तो जस्ट रिमेंबर दैट। व्हाट डू यू मीन बाय जेनर ब्रेकडाउन? तो जेनर ब्रेकडाउन इज दैट रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच वी सी ह्यूज इंक्रीमेंट इन द करंट, और वो भी कौन सा करंट? रिवर्स बायस करंट। अदरवाइज तो व्हाट हैपनिंग कि रिवर्स बायस करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, सडनली चला बढ़ गया। तो जिस पर्टिकुलर रिवर्स बायस वोल्टेज पर बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? जेनर ब्रेकडाउन। चमक गया ना? ठीक है, इतना रखते हैं बच्चों। एक बार जरा मुझे टेक्स्ट बुक दिखा दो, पुरानी वाली। ठीक है, तो 9 पेज का बेटा एकदम बढ़िया से क्रिस्पी सा है। हरजीत बेटा, सोहेल बच्चा, इसको एकदम चट कर जाओ, आपको लाइफ टाइम तक ये याद हो जाएगा। एक बार हम टेक्स्ट बुक भी ओपन करते हैं और कल भी आपकी क्लास लगा देंगे, तो ये कल चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सुबह ऐसा हो तो घर से देख लियो, अभी डिसाइडेड नहीं है, बट अगर लगाएंगे तो आ सको तो आ जाना। ठीक है, तो वही रखेंगे 11 बजे के आसपास। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चा पार्टी कल हम क्लास रखेंगे, चलेगा ना? हाँ बेटा हरजीत, ये बेटा याद कर लेना, एमसीक्यूज टाइप जो भी है मैं टिक मार्क्स करवा रहा हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन, टिक मार्क्स कर लीजिए। एनसीईआरटी से सवाल बनते हैं, इवन नीट वाले बच्चों को भी मैं बोलता हूँ। मैंने आपको पूरा निचोड़ बता दिया, बट एमसीक्यूज और जो रट्टा मारना है वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो पहले ही पेज पे स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि मेटल्स का रेंज कितना होता है, जैसे रेजिस्टिविटी का रेंज, कंडक्टिविटी का रेंज, सेमीकंडक्टर का रेंज, इंसुलेटर का रेंज, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। फिर उसके बाद अवर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, एमसीक्यू आ सकता है। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम मैं बार बार बोल ही रहा हूँ, लेकिन कंपाउंड सेमीकंडक्टर में कैडमियम सल्फेट होता है, गैलियम आर्सेनाइट होता है, कैडमियम सेरेनियम होता है, आईएनपी होता है, ये सारे के सारे आपके इनऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक में एंथ्रेसीन है, टॉप्ड पैथोलोसिमाइंस है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पॉलीरोल है, ये सब आप पढ़ लेना। ये सब याद करना है, एक बार उसको अंडरलाइन कर दीजिए सो दैट आपके माइंड में रहे बच्चा। फिर ये देखो एनर्जी बैंड, क्या खतरनाक लिखा है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से बताया कि एनर्जी बैंड 3 तरह का है, एक कंडक्शन है, एक बैलेंस है, और एक एनर्जी गैप होती है। बैलेंस में कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं? जिनकी एनर्जी कम होती है, और एनर्जी गैप वाले होते हैं जो ऐसे होते ही नहीं है, और कंडक्शन वाले पार्टिसिपेट करते हैं, उसी का निचोड़ है, देखो लिखा भी है, द एनर्जी बैंड लिखा है, देखो the energy band which includes the energy levels of the valence electron is called the valence band, and the energy band above the valence band is called the conduction band. With no external energy, all the valence electrons will reside in the valence band. If the lowest level in the conduction band happens to the lower than the highest level of the valence band,
the electrons from the valence band can easily move into the conduction band. Normally the conduction band is empty, ये याद रखना बच्चा, कंडक्शन बैंड खाली होता है नॉर्मल कंडीशन में, बट व्हेन इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इनटू इट. दिस इज द केस विद द मेटालिक कंडक्टर्स. बताया ना मेटालिक कंडक्टर में ओवरलैप होता है. फिर देखो, if there is a some gap between the conduction and the valence band, electrons in the valence band all remain bound and no free electrons are available in the conduction band. This makes the material in an insulator. But some of the electrons from the valence band may gain external energy to cross the gap between the conduction band and the valence band. Then these electrons will move into the conduction band. At the same time, they will create the vacant energy levels in the valence band, where other valence electrons can move. Thus, the process creates the possibility of conduction due to electrons in conduction band as well as due to vacancies in the valence band. ये आपका होता है सेमीकंडक्टर में. इसको पढ़ने की कोई जरूरत, ये तो हो ही गया वैलेंस और ये कंडक्शन. इसमें अलग अलग केसेस दिया है बेटा, ये याद करना है आपको. एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 वोल्टेज होता है, 3 EV होता है. किसके अंदर है ये कंडक्टर के अंदर है. ठीक है, ABC तीनों डायग्राम याद रखिएगा कि ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज आपका इंसुलेटर का है, ये सेमीकंडक्टर के लिए है और ये कंडक्टर के लिए है. ओवरलैप हो गया जहां पर एनर्जी गैप आपकी 0 हो गई. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो मैंने आपको बताया बच्चा कि ये किसकी तरह होता है, डायमंड क्रिस्टल की तरह, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 4 जो होता है ये अपने साथ बनाता है. एक ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है और यहाँ से एक फॉर्मूला है Ni² = Ne × NH. विल सी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. Ne का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH का मतलब है नंबर ऑफ होल्स और Ni का मतलब होता है इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी. और ये है प्योर सेमीकंडक्टर का इक्वेशन. प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये भी आपको बताया कि करंट किसकी वजह से बहता है, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल की वजह से. ये एक बार पढ़ लीजिएगा. कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम सब एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन फिर भी कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है क्योंकि उसके अंदर का जो एनर्जी गैप है बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. फिर एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप, पी टाइप, ये आपको पढ़ा दिया गया पूरा निचोड़. एन टाइप, पी टाइप. ये एक फॉर्मूला अंडरलाइन कीजिए बच्चा. Ne × NH = Ni का स्क्वायर. ये एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के लिए यूज होगा. विल सी वन एग्जांपल नंबर 14.2 इन द नेक्स्ट क्लास. फिर पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन यानी पीएन जंक्शन डायोड इज डन. ये फॉरवर्ड बायस, पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस. ये वो प्रैक्टिकल ग्राफ, ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी देखा ना हमने, ये भी, ये किसका ग्राफ है, रिवर्स बायस का. ये भी कल कर लेंगे 14.4. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विल कवर in the next class, that is half wave rectifier as well as full wave rectifier. Apart from that, anything else? रेक्टिफायर खत्म, यानी लास्ट ईयर तक, उससे पहले तक एलईडी, फोटो डायोड और ये सब था, वो हट चुका है. तो कल आपका हो जाएगा. 4 एग्जाम्पल है. ठीक है, इसको अच्छे से कीजिए और एक्सरसाइज में जो आज हमने पढ़ाया वो सारी थ्योरी एक एक बार बनाइए बच्चा एक्सरसाइज का. खाली हाफ वे रेक्टिफायर, फुल वे रेक्टिफायर को छोड़ के सब करना. यूट्यूब पर पूरा सोल्यूशन अवेलेबल है, 6 ही सवाल है, कर डालिए. ठीक है ना. ऑल राइट, तो कल आपकी क्लास होगी मॉर्निंग में ऑलमोस्ट, तो कल मिलते हैं बच्चों.
गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सेशन द साइड फिजिक्स मेंटोर बाबा एसएसपी की हालचाल। आई होप एम आई ऑडिबल बच्चों? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन फ्रॉम माय साइड। सब कुछ ठीक है? वॉइस गोइंग, माइक डेल्टा 1 2 3। यस। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, ये किस तरीके की चिड़िया है? बताइए किस तरीके की चिड़िया है ये? बायो नहीं है बच्चा, लेकिन ये चिड़िया नहीं है बच्चा, ये बतख लग रहा है। इसके पंजों से देख करके आइडिया आ रहा है। खैर चलिए, अच्छा है, बायोलॉजी में यही सब होता है, कुछ होता तो है नहीं। तुम्हारा बायो तो नहीं है? ठीक है, वैसे भी कुछ भी नहीं है बायो में। बायो वाले टीचर या बच्चे होते तो फिर अभी हमें दबा देते। हेलो बेटा हरजीत, की हाल? लास्ट क्लास का टॉपिक बता बच्चा। फॉरवर्ड रिवर्स तक हो गया था? ओके, चलो बेटा, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेमीकंडक्टर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। इसमें आता है रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट बच्चा, कौन सा फायर सर्किट? रेक्टिफायर सर्किट। ये आया है बच्चा, मतलब हर एक साल छोड़ के एक साल आता ही आता है, आता ही आता है, कंफर्म है। रेक्टिफायर सर्किट पूरा लिखने के लिए आता है और 3 से 4 मार्क्स में आता है कि चैप्टर का वेटेज भी 7 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेक्टिफायर सर्किट क्या है, क्या करता है ये सर्किट। तो आप ऐसे याद रखें कि रेक्टिफायर सर्किट एक ऐसा सर्किट है, आरसी रेक्टिफायर सर्किट, जो अपने तरफ आने वाले एसी सिग्नल को बच्चों डीसी में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में। तो बेसिकली ये एक कन्वर्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कन्वर्टर, जो किसको किस में बदलता है? एसी को डीसी में बदलता है। जैसे कि मेरा ये मोबाइल फ़ोन है, इसको एसी नहीं चाहिए, इसको सिर्फ डीसी चाहिए, बट हमारे घरों में जो सप्लाई है वो कैसा है? एसी, खुपाच 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 खुपाच, प्लस माइनस। बट दिस नीड्स ओनली डीसी सोर्सेस। तो इसीलिए ये मोबाइल फ़ोन के पहले जो चार्जर लगा होता है उसमें छोटा सा सर्किट होता है। विल सी उस सर्किट में क्या होता है। वही सर्किट इस एसी सिग्नल को बच्चों डीसी में कन्वर्ट कर देती है। तो पहला मुद्दा आपको समझ में आया। एसी को किस में कन्वर्ट करेगा? डीसी में, जिसको हम क्या कहेंगे? रेक्टिफायर सर्किट। और ये 2 तरीके का होता है। एक होता है बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, और दूसरा होता है बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। बोलो बेटा, समझ पड़ा क्या? बच्चा पार्टी, मेरे लाल बाल गोपाल, बात समझ पड़ी? 2 टाइप का होता है, पहला कौन सा? हाफ वेव, और दूसरा कौन सा? फुल वेव। तो अपने को पहले हाफ वेव पढ़ना है, फिर हम फुल वेव पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं हाफ वेव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम देख के ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है या फिर नहीं है। तो इसके सर्किट डायग्राम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं बेटा, उसको देखिए। ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? वेरी गुड, करेक्ट। और यहाँ पर इस तरीके का जो आप सिंबल देख रहे हैं वो क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। यस, इंडक्टर है, बट 2 कॉइल है ना, तो 2 कॉइल लपेटा था। ट्रांसफॉर्मर याद करो, ट्रांसफॉर्मर में देयर वाज 2 कॉइल, वन वाज प्राइमरी अनदर वाज सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाज वन विच इज कनेक्टेड विद द एसी। तो ये हमने इनपुट में एसी लगाया। अच्छा, और क्या होता है? और होता है बच्चों इस तरीके से खूबसूरत सी चीज, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ये पी, ये एन, and this diode will be connected with this kind of load resistance. लोड रेजिस्टेंस मतलब कोई बल्ब समझ लीजिए जिसके अक्रॉस अपने को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी के 2 टर्मिनल S1 S2 और प्राइमरी के 2 टर्मिनल P1 और फिर P2। क्या बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। अब जरा देखिए कि क्या ये जो मैंने बनाया, आप इसे ये कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं सर? इसे मैं कह सकता हूं कि ये मेरा एसी सिग्नल है और वो भी इनपुट सिग्नल है। इनपुट में प्लस भी है और माइनस भी है। ये पूरा प्लस, ये पूरा माइनस, ये प्लस फिर आगे माइनस।
बेटा ये मैक्सिमम वोल्टेज और ये कौन सी मिनिमम वोल्टेज, ये जीरो। ये हमारा कौन सा वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म। अब अपने को आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है, मतलब इसको ऐसा मिलेगा, यहां पर ऐसा मिलेगा, आउटपुट हमें क्या देगा हमें वो जानना है। तो अब आप इसकी थ्योरी को कैसे लिखेंगे बेटा, थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले ऐसे लिखना है, फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 to पाई, ये 0 to पाई है और ये कितना है 2 पाई, यानी कि जब टाइम ऐसे रहेगा 0 लेस देन t लेस देन पाई, इसको बोलते हैं फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। कौन सा साइकिल, यानी इनपुट सिग्नल के पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि ये पूरा प्लस है तो हम ऐसा मानते हैं कि S1 प्लस पे है और S2 माइनस पर है। S1 किस पर है बच्चों, प्लस पर, और S2 किस पर है, माइनस पर। तो अगर S1 पॉजिटिव है तो डायोड फॉरवर्ड या रिवर्स, फॉरवर्ड। एसी, एसी चला दो, गर्मी लग रही है ना थोड़ी। So for this particular situation बच्चों, this S1 will be positive and hence you can see that नंदिनी P को प्लस मिल रहा है ना, हाँ। तो फॉरवर्ड है कि रिवर्स बच्चों, फॉरवर्ड बायस। इन दिस सिचुएशन बेटा आपका डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ओ हो, इफ द डायोड इज इन द फॉरवर्ड बायस that means it will allow the current, yes or no, हाँ sir, if the current allows then current will also pass through the load resistance। तो आपको यहां लिखना है current passes through load, और अगर करंट लोड से पास होगा बच्चों तो वी विल गेट दी आउटपुट वोल्टेज। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तो अगर इसमें से धारा बहेगी, इफ द करंट पासेस थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, डेफिनेटली विल बी गेटिंग द आउटपुट वोल्टेज एज पर द फॉर्मूला V is equal to IR। दैट्स व्हाई फॉर दिस टू दिस वी विल बी गेटिंग द आउटपुट वोल्टेज। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तो ये जो नीचे वाला है वो क्या है बच्चों, आउटपुट। अच्छा, अब आप डायग्राम के केस 1 के बाद केस 2 लिखेंगे, एग्जाम में ऐसे ही लिखना बच्चा, पूरा मार्क्स मिलेगा। अब हम लिखेंगे फॉर द नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल पाई 2। हाँ, क्या इस स्थिति में S1 नेगेटिव और S2 पॉजिटिव, अरे हाँ भाई, क्योंकि सर अगर एक साइकिल में ये पॉजिटिव नेगेटिव तो अब ये नेगेटिव होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अगर यह नेगेटिव हो जाए तो P को नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब डायोड किस में, ए बेटा डायोड रिवर्स में, तो क्या करंट शून्य है, क्या करंट शून्य है तो आउटपुट वोल्टेज भी शून्य होगा, यानी धारा नहीं बही, वोल्टेज नहीं मिला। वोल्टेज नहीं मिला तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट वोल्टेज। नाउ व्हाट विल हैपन, सेम प्रोसेस रिपीट्स कंटिन्यूअसली again for the next 2 pi to 3 pi, what will happen, this S1 will be, so diode will be biased, कौन सा bias, forward bias, current will pass, will be getting the output voltage। what will happen to the next, diode will be in the, no current will pass, output voltage 0। तो what we see कि for every positive half cycle we are getting the output voltage। बच्चों तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, क्योंकि ये पूरे वेव का केवल आधे हिस्से में ही आउटपुट वोल्टेज देता है। फॉर एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल वी आर गेटिंग द आउटपुट वोल्टेज, दैट्स व्हाई वी विल से द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। क्या सबको चमका बच्चों, फील के साथ, क्लैरिटी, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि अबे यार इस पे मिल रहा है, इस पर नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना हमें उसको भी हमको चाहिए, हम चाहते हैं कि नेगेटिव पर भी मिल जाए। इसलिए उन्होंने हाफ वेव का निचोड़ निकाला। क्या निकाला वो देखिए। अब आ गई बात फुल वेव सर्किट की। कौन सी सर्किट बच्चों, फुल वेव सर्किट। चलिए फुल वेव सर्किट देखिए। तो फुल वेव सर्किट का सबसे पहले डायग्राम, अगेन ये कौन सा
हो गया, ये इनपुट, ये कौन सी कॉइल, अरे हाँ ना तो बोलो, ये कौन सी कॉइल, क्या रे बावरी, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। और कैसे पूछूंगा, ये बेटा डायोड D1, ये बेटा तेरा डायोड D2। बेटा ये कनेक्टेड है इस तरीके के साथ, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ देखो बीच में टैपिंग की गई है, इसलिए याद रखना बच्चों, इस तरीके के ट्रांसफॉर्मर को सीटी ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। सीटी मतलब सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। ये S1 है, ये S2 है। वही कहानी फिर से रिपीट होंगी, ध्यान दीजिएगा। यहां बना लेते हैं। ये कौन सा इनपुट हो गया बच्चों, इनपुट वेवफॉर्म। ये आपका प्लस Vm, ये आपका बच्चा माइनस Vm, ये 0 है, और फिर खुपच, ए खुपच। चलिए, नम 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 नम, ये नम 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 नम, ये 0 था, ये पाई है, ये 2 पाई है। कैसे लिखेंगे बच्चों कहानी, सर वही कहानी है केस 1, थोड़ा अंदाज अलग हो जाएगा। फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल बिल्कुल इसी भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा। 0 से लेकर के कहां तक सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, 0 to पाई। बेटा 0 to पाई में ये सिग्नल हमारा कैसा है बच्चा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो S1 को एक को पॉजिटिव कर दो तो ये पॉजिटिव, तो इसके रेस्पेक्ट में S2 माइनस हो जाएगा। तो पूरा भाषा आपको लिखना है, S1 पॉजिटिव रहेगा, S2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बताइए S1 के पॉजिटिव होते ही कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस, हाँ P को डायरेक्ट प्लस मिल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो क्या सर्किट से करंट बहेगी, हाँ। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले से तो करंट चल रहा है ना, ऐसे बह जाएगी, लेकिन नीचे वाले से करंट नहीं बहेगी, बट ऊपर वाले से तो बही। और अगर करंट बही तो आउटपुट रेजिस्टेंस में से जाएगा और हमको आउटपुट वोल्टेज ये देखो खुपच करके मिल जाएगा। यार तुम्हें मेरे बात चमका क्या, गुड वन। हाँ भले नीचे वाला रिवर्स बायस है, बट फिर भी एक करंट तो उसमें से बह गई। अब आप यहां लिख दोगे करंट पासेस विथ डायरेक्शन, ये लिखना है बच्चा, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, इंपॉर्टेंट है। करंट पासेस विथ डायरेक्शन, बोलो बेटा क्या है डायरेक्शन, S1 से डायोड में घुसा, लोड रेजिस्टेंस और डायरेक्टली सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर में घुस गया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे लिखना है। अब हम केस 2 की बात करेंगे। यस, अब हम ऐसे लिखेंगे, फॉर द नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल कौन सा, पाई से लेकर के 2 पाई। बोलो बेटा S1 नेगेटिव कर दूं, हाँ ना तो बोलो, और S2 पॉजिटिव कर दूं, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया। अब S1 नेगेटिव S2 पॉजिटिव, तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड, यानी अब इसमें से करंट नहीं बहेगा, लेकिन अब करंट यहां से तो बहेगा। विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन बताओ करंट, S2 से डायोड, लोड रेजिस्टेंस और वापस CT, चमका। यानी हम देख रहे हैं कि दोनों ही सिचुएशन में करंट बह गई। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, नहीं आई, ये नहीं आई, सर बहुत पकाते हो कभी कभी आप, पकाता हूँ कह रहे बच्चा। तो देख यहाँ पर भी अपने को आउटपुट वोल्टेज मिला। हरजीत बेटा चमका क्या, so what is the different thing here in this full wave rectifier circuit? If you see this diagram, we were getting the output voltage only for the particular positive half cycle, but here मेरे प्यारे बच्चों we are getting for positive, we are getting for negative also. That's why this kind of circuit is known as what, full wave rectifier circuit. अच्छा, whose efficiency is higher, half wave और full wave, किसकी efficiency अच्छी है, इफिशियंसी मतलब वर्किंग कैपेसिटी, कौन जल्दी मोबाइल को चार्ज कर देगा, विद सर्किट। क्यों, क्योंकि प्लस पे भी चार्ज कर रहा है और
माइनस पर भी चार्ज करें। हालांकि जो मैंने चीज़ें बहुत छोटे वे में बोला है, बहुत डेप्थ की बातें हैं, बट अभी आपको समझ नहीं पड़ेंगे। आप ऐसा समझिए सिंपल भाषा में कि मुझे मोबाइल को चार्ज करना है तो प्लस प्लस आएगा तो ही चार्ज होगा, या माइनस माइनस आएगा तभी चार्ज होगा। यार प्लस माइनस दोनों आएगा तो चार्ज होने वाला, क्योंकि प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाता है ना, सिंपल सी बात है। तो प्लस प्लस आना चाहिए, इसलिए प्लस 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 प्लस। कई साल बच्चे पूछते हैं, ऑफलाइन में बहुत पढ़ा है बहुत साल पहले, सर तो नीचे क्यों नहीं बना? नीचे बना सकते हो, बस इतना याद रखना है फुल वेव में अपने को दोनों लूप में बना के रखना है और एक ही डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, तो ये फुल वेव की कहानी बेटा, ये भी पूछा गया है 3-3 मार्क्स में। चलिए एक आपका सीबीएसई का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सुनिए। अगर हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का है फॉर हाफ वेव, तो बेटा रे आउटपुट कितना होगा, 50 या 100? इनपुट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन डन इन 1 सेकेंड। यहां से यहां तक एक चक्कर लगा, करेक्ट? तो इनपुट में हमारा 50 है, तो आउटपुट भी तो 50 होगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक एक साइकिल और इसमें भी एक ही साइकिल है, तो 50। तो अगर इनपुट 50 है तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज होगा। लेकिन यहां उल्टा है, यहां अगर हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का है तो बेटा आउटपुट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज का होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक अगर एक हुआ तो यहां से यहां तक में देखो 2 ठो खंबा है, यानी इसलिए आंसर डबल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, चमका? ठीक है। अब इन्हीं सबके ऊपर से एक और सर्किट आती है जिसको हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट। हमारे घर में आरओ का काम क्या है बच्चों? पानी को और प्योर करना, शुद्ध करना। वैसे ही हमारे सर्किट में साउंड की क्वालिटी हो गई या और भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, उसमें से नॉइस को खत्म करना होता है। जैसे अगर हम रेडियो चलाते हैं तो रेडियो पे सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पर अच्छा गाना बजता है, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा आगे पीछे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, नॉइस आ जाता है। वैसे ही हमको जो रेक्टिफाइड सर्किट से आउटपुट मिलता है वो ऐसा रहता है। अगर मैं यहां कहूं कि ये 10 वोल्टेज है तो क्या हर जगह पर 10 वोल्टेज कांस्टेंट है? दिस इज वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। आप 2 डायग्राम आपके समक्ष रखता हूं, बताइए कौन सा प्योर डीसी वोल्टेज है, नीचे वाला या ऊपर वाला? आई एम आस्किंग व्हाट विच वन इज प्योर डीसी आउटपुट? यू हैव ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। वाई बेटा? एग्जैक्टली कांस्टेंट है, there is no fluctuation in the voltage. If you see the diagram, it is clear cut 10 voltage, but at the same time if you see the upper one, you will see there is a fluctuation 9.8, 11.1, 11.001, 10.1, 9.99, exactly 10 नहीं है। तो ऐसा आउटपुट हमको रेक्टिफायर में मिलता है। कैसा आउटपुट मिलता है? ऐसा आउटपुट मिलता है जिसमें वेरिएशन होता है, लेकिन हम कैसा चाहते हैं? हम ऐसा चाहते हैं। इसीलिए हमें किस सर्किट का इस्तेमाल करना पड़ता है? फिल्टर क्या करेगा? और फिल्टर कर देगा, और शुद्ध कर देगा, और प्योर कर देगा। और कैसे काम करता है हमको वो सीखना है। तो फिल्टर सर्किट आएगा बेटा तो मेन डायग्राम है, तो डायग्राम में आपको ऐसे ऐसे 2 लाइन खींचनी है और यहां पर लिख देना है रेक्टिफायर सर्किट। क्या लिख देना है? यानी यहां पर ऑलरेडी फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है कि इनपुट आया, एसी था, उसको एसी से कन्वर्ट किया डीसी में, बट पूरी तरह से डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ। यानी इसका जो सिग्नल है इसमें बच्चों एसी भी है और कुछ हद तक डीसी भी है, ऊपर नीचे दोनों है, प्योर नहीं है। अब इस सिग्नल को इस तरीके से यहां से पास कराया जाता है, एक ऐसे, एक क्या है ये चीज, बस दोनों लाइन पैरेलल है तो कैपेसिटर, तो कैपेसिटर बोलती है ना वो कैपेसिटर बोलती है। हाँ, तो सिलेक्शन बढ़िया। अच्छा ठीक है, कैपेसिटर, लेकिन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है मेरे को बोलने में भी। चले बेटा, तो ये कैपेसिटर है और ये क्या है? लोड रेजिस्टेंस। जिधर तुमको क्या मिलेगा? आउटपुट। ये जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को इसके साथ ऐसा ऐसा किया है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इस सिंबल का मतलब होता है अर्थिंग, इस सिंबल का मतलब होता है ग्राउंडिंग, और इसका मतलब होता है नेट पोटेंशियल 0 हो जाना, सारे सोर्स को मर जाना। अब देख बेटा होता क्या है, हाँ नीचे वाला करेक्ट। होता क्या है कि रेक्टिफायर जो ये पूरा एसी था
उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन भी है और एसी भी है, दोनों है, ठीक है। और यहाँ पर यूज क्या हो रहा है, एक कैपेसिटर। तो दोनों भाई एसी और डीसी आगे बढ़ते रहते हैं, बोलते हैं चलना एसी यार आगे चलते हैं अपने, डीसी बोलता है चलना भाई अपने भी चलते हैं। तो ये लोग यहाँ से यहाँ तक तो गाना गाते गाते पहुंच जाते हैं दोनों भाई, खेलते खेलते। लेकिन जैसे ये रास्ता आता है, ये रास्ता क्या है, जंक्शन। क्या है ये, जंक्शन। एट जंक्शन, यहीं पर गेम पलट जाता है। अब दो रास्ते हैं, एसी कहता है मैं तो सीधा जाऊंगा, डीसी कहता है भाई मस्त जगह है यार, दिख रहा है अपने पास कैपेसिटर है यार, चलते हैं ना, कैपेसिटर मस्त काम करता है। और कैपेसिटर बुलाता है ओ भाइयों आओ यार खाना वाना खा के जाओ। कौन बुलाता है, कैपेसिटर सिग्नल को तो बुलाएगा ना। कैपेसिटर बोलता है ओ भाई एसी आना, ओ डीसी तू नहीं आ रहा क्या, आ तू भी आ तू भी आ। तो डीसी थोड़ा चालाक रहता है। ये कौन रहता है बच्चा, चालाक। ये थोड़ा फिजिक्स जानता है, और ये नालायक बच्चा है, शैतान। एसी को लगता है कि मैं बहुत होशियार हूं, लेकिन वो थोड़ा फिजिक्स पढ़ा रहता है कि बाबा एसएसपी के स्टूडेंट है। डीसी, डीसी को पता है कि मेरा स्वभाव या तो सिर्फ प्लस है या तो सिर्फ माइनस है। डीसी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, या तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन एसी का स्वभाव कैसा है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो एसी बोलता है भाई तेरे को जो सोचने का सोच, मैं तो इधर जा रहा हूँ कैपेसिटर के पास, क्योंकि कैपेसिटर अपने को बुला रहा है। क्यों जा रहा है कैपेसिटर के पास, क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका कोई एक प्लेट क्या होता है और दूसरा प्लेट क्या होता है, माइनस। तो हो सकता है कोई दूसरा प्लेट माइनस हो प्लस हो, लेकिन प्लस माइनस दोनों होता है, तो वो ये आकर्षित हो जाता है सी से। कौन, एसी। तो एसी ना यहां चला जाता है नीचे, और डीसी यहां चला जाता है, क्योंकि डीसी का स्वभाव नहीं है। दूसरी बात, जैसे ही वो कैपेसिटर से गुजरता है तो जंक्शन पर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी बहुत चालाक आदमी है। वो उसको इसलिए भी आकर्षित करता है कि वो अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा रखता है। सोच के देख, अगर कैपेसिटर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर कैपेसिटर बहुत हाई है, तो एक्सी क्या है, बहुत ही कम है। इसको हम क्या बोलते हैं याद है, क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो हो जाती है बिकॉज कैपेसिटेंस बहुत हाई है। अगर ये बहुत हाई है तो ये बहुत कम होगा, और अगर ये बहुत कम होगा तो किसी भी सिग्नल को ये आकर्षित कर लेगा, अपने स्वभाव को आकर्षित करता है। और कैपेसिटर बहुत दुष्ट प्राणी है, क्योंकि वो लगा हुआ है किधर, ऐसे गड्ढे में गिरा देता है। गड्ढा कौन है, अर्थिंग। अर्थिंग का काम होता है सारे सिग्नल को लेकर के धरती माता में छोड़ दो। धरती माता हमारी बेचारी इतनी अच्छी है कि सब सह जाती हैं, उनका पोटेंशियल जीरो होता है। सारा का सारा एसी कैपेसिटर चूसता है, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, यही पॉइंट है जिसको आपको लिखना है एग्जाम में। कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, इसलिए उसका रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस कम होगा तो सर्किट चली जाएगी, सिग्नल सिग्नल एसी जाएगी तो गिर जाएगी, मर जाएगी। और प्योर पूरा चालाक प्राणी डीसी यहां से पास होगा बेटा, और हमको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। ये तुम्हें मेरी बात समझ में, खत्म। आपको ये डायग्राम बनाना है बच्चा, ये आज तक लिखने के लिए नहीं आया है, तो सीबीएसई का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन समझिए। तुम स्टेट बोर्ड के भी बच्चे लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डिंग देख रहे हो बेटा, तो तुम्हारे स्टेट बोर्ड में भी एनसीईआरटी चलता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इवन फॉर योर स्टेट बोर्ड ऑल्सो। तो filter circuit is that circuit in which we use capacitor with a high amount. So what will happen, ये लिखना है आपको, because of the high value of capacitance, its reactance or the resistance offered by the capacitor will be very low. Because of that, AC signal gets attracted, and after attraction what happens, it is connected with the ground, that's why it gets earthed, that's why its signal will be zero. And what we see that there is a pure output voltage across the load resistance which we have connected in the circuit. निया लिखना आया, भाषा में कन्वर्ट कर लोगे ना, लेक्चर सुनते सुनते सारा पॉइंट लिख लेना, तो ये हो गया आपका। आई थिंक यहाँ पर डन होता है आपका। एक बार किताब खोलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। हरजीत बेटा मुझे एक बात बताना, हमारा ईएमआई एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ है क्या, प्लीज मुझे एक बार करेक्ट करा दीजिएगा, नहीं तो फिर वो भी हम कर लेंगे। आई नो दैट रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स इज डन, मुझे एक बार बता दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, आई थिंक मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी खत्म हुआ है। और ईएमआई एसी ईएमडब्ल्यू, ये 3 चैप्टर का मुझे कन्फ्यूजन है, बता देना हरजीत।
ना, सब सिलेबस से जा चुका है। जितना मैं आपको पढ़ाऊं उतना याद रखोगे बच्चा, और फिर सिर्फ पीवाईक्यूज करते रहना, तो चीजें बात बन जाएंगी आप लोग की। ओके बेटा, EMW AC एंड देन EMI नहीं हुआ है, करेक्ट ना? हाँ ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लासेस से अब अपने वो कर लेते हैं। EMW से वेरी लेस छोटा सा चैप्टर है, एंड देन उन दोनों के दो दो क्लासेस लग जाएंगे। हम्म, ये सब हमें अभी क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो। फ्यूचर में जो बच्चा मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, जैसे अभी मैं ये नाम जब काउंटर कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर। इसमें गेट है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट नीट के सिलेबस में, लॉजिक गेट और गेट एंड गेट। अगर मैं एक दबाता हूँ तो एक लिख जाता है, दो दबाता हूँ तो दो लिख जाता है, कैसे होता है? तो देयर इज अ फिजिक्स। अभी से नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे पढ़ोगे? छठी सीढ़ी पर डायरेक्ट नहीं जा सकता ना। सर, ये सब करने हमको क्या काम है? क्यों नहीं काम आएगा? क्यों नहीं काम आएगा? नीट वाले बच्चों का मिथ होता है कि फिजिक्स काम हमारे लिए काम का नहीं है। बट जिस हिसाब से AI आ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर सिर्फ वही होगा जो सिर्फ इंजेक्शन लगाएगा, दवाइयाँ लिख देगा? डॉक्टर वो भी होगा ना जिसको अपनी मशीन के बारे में पता होगा। आज हमारे शरीर की बीमारी डॉक्टर कम पहले बताता है, MRI मशीन पहले बता देती है। तो अगर डॉक्टर को, रेडियोलॉजिस्ट का ज़्यादा सैलरी होता है बाय द वे। रेडियोलॉजिस्ट पता है ना कौन है? जो स्कैन करता है। एक्सरे तो बहुत छोटी चीज़ है। MRI मतलब नॉर्मली डॉक्टर को नहीं पता चलता है, तो MRI में पूरी बॉडी अंदर जाती है, मैग्नेटिक फील्ड रेजोनेंस होता है, पूरी मैग्नेटिक फील्ड बॉडी में जाती है भी। क्या है ये? फिजिक्स ही तो है। बायो इट्स समथिंग लाइक हमें पता चल गया ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस तक पहुंचोगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। अगर मशीन ही नहीं होगी, अब यहाँ पर इंजीनियरिंग भी आ गई। अब जो इंजीनियर है उसी ने वो मशीन बनाई है। अब इंजीनियर कौन है? जो फिजिक्स जानता है। अब जो मशीन जानता है, डॉक्टर को भी रिसर्च तो करना पड़ेगा ना आने वाले समय में। नहीं तो वो तो वही रह जाएगा झोला छाप डॉक्टर, कि गाँव को पता है कि सर्दी खांसी बुखार के लिए ये दे दो, डोलो दे दो और ये दे दो। तो यू हैव टू बी ऑलवेज लाइक रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस इन द लाइफ। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को खाली पार्ट 1 पढ़ाना है, तो फिर इकाई की फिजिक्स हुई। तो मुझे पार्ट 1 भी पढ़ना है, मुझे पार्ट 2 भी पढ़ना है, पार्ट 1 के अंदर 2 बुक है वो भी याद रखना है, पार्ट 2 के अंदर भी रखना है, तब जाके मेरे को लोग फिजिक्स में पसंद करेंगे। तो ऐसा होता है कि आप कितना, अभी जैसे आप लोग को पढ़ाने के लिए मुझे भी बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर मैं ऐसे ही रोज छोड़ दूँ तो फिर मैं वैसे ही हो जाऊँगा कि ये कर लो वो कर लो, नहीं हो सकता। तो पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। चलिए आइए, मेरे टेबल पे तू देखती कितनी सारी बुक पड़ी है। हाँ देख, नीचे पड़ी हुई है, वो तो नहीं पढ़ता हूँ, उसमें टाइम नहीं है, बट उधर दुनिया भर की पड़ी, जे एडवांस, मेंस, नीट, सब PY के उसके अलग। ये सब बता दिया था, इसमें से टिक मार्क्स करा दिया था बच्चा हाँ। हर चीज। ठीक है। एक वो पार्ट्स पर मिलियन वाला बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो मेरे दिमाग में कैसे फीड है, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, पढ़ाया भी हूँ बहुत साल से, तो मुझे पता है कि एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। 14.2 है आई गेस, NI का स्क्वायर इज इक्वल टू NE इंटू NH पर बेस्ड है। आओ करते हैं मिलके। ये रहा एग्जाम्पल 2, बोला था ना पार्ट्स पर मिलियन वाला आएगा, PPM लिखा है देखो। चलिए देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसको याद भी कर लेना, समझ भी लेते हैं, परीक्षा में आ सकता है बच्चों। सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज इतना एटम्स पर मीटर क्यूब, व्हाट इज दिस बच्चों? अब इसके यूनिट से पकड़ो। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल 5 × 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब है, यानी ये स्मॉल n है। प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन मतलब इंट्रिंसिक, नहीं समझे? इंट्रिंसिक मतलब प्योर, बताया तो था इंट्रिंसिक प्योर होता है। इट इज डॉप्ड बाई 1 ppm, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10⁻⁶। कह रहा है बच्चों कि हर 10⁻⁶ में एक इंप्यूरिटी मिलाई गई है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स गिवन दैट
Ni इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻। अब देखो इसको Ni मत समझो, ये प्योर सिलिकॉन की वैल्यू है। Ni आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻16। नोट दैट थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स Ni इज 10⁻16। 1.5 बहुत छोटा है 10⁻16 के सामने, हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। आर नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाई डोपिंग, देयरफॉर Ni इक्वल्स टू Nd। Nd का मतलब डॉप्ड नंबर ऑफ एटम्स। तो फॉर्मूला लगाया बच्चों, Ne इंटू NH बराबर Ni का स्क्वायर, और यहां से इन्होंने NH को अगर सब्जेक्ट बनाया, ये कुछ लोचा मारे हैं यहाँ पे। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। 2.25 10⁻32 कहाँ थी आई वो? हाँ ओके 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 ओके, ये रहा बच्चा। ये देखो Ni का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, और 10⁻16 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻32। यहाँ से आपने NH को सब्जेक्ट बनाया तो Ni का स्क्वायर अपॉन में Ni आपका कितना है 5 इंटू 10⁻22। अब ये कहाँ से आया सर, तो 5 इंटू 10⁻28 डिवाइडेड बाई 10⁻16, सॉरी 6, कितना होगा, इतना ही हो जाएगा। चमकी, ये कैसे आया है, तो इस तरीके से आया बच्चों कि आपका इतना एटम्स पर मीटर क्यूब है और उसके अंदर आप एक इंप्यूरिटी मिला रहे हो, एक। अगर आप 10⁻6 में एक मिला रहे हो तो इसमें कितना होगा, तो इसमें इतना ही तो होगा, 5 इंटू 10⁻26 28 डिवाइड बाई 6, तो इतना आ गया। तो ये आपका Ni है। Ni का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मुझे कैसे पता चला सर, क्योंकि यहां पर किसको मिलाया है, पेंटावेलेंट मिलाया है, तो किसकी संख्या बढ़ जाएगी, Ni की। इसीलिए बेटा ये Ni की कीमत है, ये Ni है, तो NH ही पूछा है, देखो पूछा है, तो Ni तो तुम्हारा ये वाला हो गया, और NH ये रहा, तुमने निकाल लिया। गॉट द पॉइंट। ये अच्छा सवाल है, बन सकता है, नीट में ही सवाल आ चुका है। थोड़े बहुत आपके सवाल नीट जेई के होंगे इस बार। हाँ ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सवाल है, मे बी असर्शन रीजन में बन जाए, तो जरा देख लीजिए इसका आंसर, मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे आप पढ़ेंगे तो ही पता चल जाएगा। कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली जॉइन इट टू अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट पी एन जंक्शन। जब हम थियोरी पढ़ते हैं तो आंसर होता है हाँ, कि सर हमने ऐसे ही तो पढ़ा था कि एक एन टाइप लिया एक पी टाइप लिया, दोनों को आपस में मिलाया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूद के जाने लगे। बट प्रैक्टिकल लेवल पर सोचो, इज इट पॉसिबल, नहीं। अगर इवन मेरे सरफेस, मेरे हाथ को भी देखोगे तो आपको चिकना नहीं दिखाई देगा, प्लेन नहीं दिखाई देगा, उससे बहुत सारे उबड़ खाबड़ रफ सरफेस होंगे। तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपने ऐसे मिला दिया तो पी एन जंक्शन डायोड है। माइक्रो लेवल पर हमें सरफेस को मैच कराना होता है। जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन देखोगे तो नॉर्मल नेक डाई से यूल सी की प्लेन सरफेस है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट अ। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस पर बहुत सारे ऐसे उबड़ खाबड़ होंगे। तो हम जो भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो माइक्रो लेवल की फिजिक्स है, बहुत ही बुनियादी स्तर पर, आंखों से नहीं देखी जा सकती। इसीलिए इसका आंसर दिया है नो। नो, एनी स्लैब हाउस ओवर फ्लैट will have a roughness much larger than the interatomic crystal spacing 2 to 3 एंगस्ट्रॉम। वो कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो गैप होता है 3 एंगस्ट्रॉम। अब सोचो एंगस्ट्रॉम बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा, बहुत छोटा भाई, मैं तो माइक्रो की बात कर रहा हूँ, 10⁻10 होता है, और छोटा और छोटा और छोटा, है ना। तो जितना एटम के बीच में स्पेस होता है उससे लेवल का रफनेस होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि जंक्शन आप बना पाओ। And hence continuous contact at the atomic level will not be possible. The junction will behave as a discontinuity for the flowing charge carriers. तो सर बना कैसे, तो पहले माइक्रो लेवल पर काम किया जाता है, उसको लेबल करते हैं, बिठाते हैं, इसीलिए बहुत महंगा चीज़ होता है। सेमीकंडक्टर आसान नहीं है, इसीलिए हर जगह पर पूरे देश में, मतलब पूरे विश्व में नहीं बनता है। ताइवान में बनता है और हम सब भारतीय लकी, अमेरिका के पास भी जगह है, बट ज़्यादातर जो उसका फैक्ट्री है बच्चा वो ताइवान में है, और अब भारत में भी बहुत जल्द आने वाला है। क्लैरिटी। या एक ग्राफ वाला सवाल है वो भी देख लीजिएगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस में भी पूछेगा।
यस, तो इसके अंदर बेटा पूछा है कि फ्रॉम द वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ये ग्राफ से ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट आई डी बराबर 15 मिली एम्पियर एट वी डी बराबर -10 वोल्टेज। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा? तो रेजिस्टेंस बराबर होता है V अपॉन में I, बट यहाँ पर वोल्टेज में वेरिएशन है और करंट में भी वेरिएशन है। एग्जैक्टली 15 पर आप देखोगे, 15 मिली एम्पियर पर, तो आपको वोल्टेज का गैप कुछ यहाँ पर दिख रहा है 0.8 एंड देन 0.5। तो R बराबर डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I, ये देखो, तो एक 0.8 है तो ठीक उसके पहले कितना होगा? 0.7 ही होगा। तो वोल्टेज में जो डिफरेंस है वो 0.8 माइनस 0.7 यानी 0.1 है, डिवाइडेड बाय करंट। तो करंट एग्जैक्टली आपको यहाँ से यहाँ तक के बीच का चाहिए, तो 15 माइनस में 10 करके उन्होंने 15 मिली एम्पियर बोला है कि 10 बोला है? आई डी बराबर 15 मिली एम्पियर ना, स्ट्रेट लाइन बिटवीन आई बराबर 10 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर। ओके, यहाँ डेटा थोड़ा मिसिंग है बच्चों, इसको सही कर लीजिए। सॉल्यूशन पर अलग दिया है और प्रिंटिंग मिस्टेक है नई वाली किताब है बहुत जगह पर। ये जो 10 मिली एम्पियर है ना, वहां पर वोल्टेज की रीडिंग 0.7 है, और जो 20 है ना बच्चों, वहां पर जो रीडिंग है वो 0.8 है। इसीलिए अगर हम R बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा आई करेंगे फॉर 15 मिली एम्पियर, तो ये स्ट्रेट लाइन को काट रहा है यहाँ पे, तो ये आपका हुआ 20 माइनस में 10 एंड देन 0.8 माइनस 0.7। चमकिंग? ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आपका आ जाएगा 10 ओम। फ्रॉम द कर्व एट V इज इक्वल टू -10 वोल्टेज, आपको -10 वोल्टेज पर बोला है। ये देखिए -10 वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन करंट। तो 10 वोल्टेज पर आप देखिए करंट तो कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था रिवर्स बायस के अंदर करंट कांस्टेंट ही रहती है। तो ये आपका हो गया करंट 1 माइक्रो एम्पियर और वोल्टेज आपका 10, डिवाइड किया तो ये आंसर आया। ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये सवाल जेई मेंस लेवल पे पूछा गया है और मेडिकल के अंदर भी आ चुका है, नॉट इन नीट बट AIPMT। तो ध्यान रखिए, इसको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रैक्टिकल सवाल है। हो गए? एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज के सवाल बेटा आप खुद से बनाइए ताकि आपको चीजें समझ पड़े, और तो कुछ नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये रहा हमारा वो वाला सर्किट। कौन सा सर्किट? फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट में आउटपुट बना देना एकदम स्ट्रेट लाइन है,